ठीक है। ओके, तो मैं सुमित रनौत है, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस फ्री एक्टिंग वर्कशॉप के लिए। अभी तो लोग थोड़े से, लेकिन बाद में धीरे धीरे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस एक्टिंग वर्कशॉप में। मैं स्वागत करता हूँ हमारे जो गेस्ट लेक्चरर हैं और एक्टर हैं, सुरेश गायकवाड़। और हमारे जो एंकर हैं, विकास निकम, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो हम जल्द ही शुरू करेंगे हमारा ये एक्टिंग का वर्कशॉप। तो इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे बाद में। पहले हमारे कुछ सवाल हैं, 17 सवाल हैं, वो पहले हम सर से पूछेंगे। उसके बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हो। ठीक है। आपको मौका दिया जाएगा बाद में सवाल पूछने का। ठीक है। और मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि विकास सर को कि यहाँ से आप प्लीज कंटिन्यू करें। और ठीक है, विकास जी। यस। हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो यहाँ यस से सर, आप आ रही। कंटिन्यू करो यस। सुरेश सर के इंट्रोडक्शन से। ठीक है। ओके 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 ओके। shall we start? जी। यस। Yeah. नमस्कार, मैं विकास निगम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज जो ये एक्टिंग वर्कशॉप होने वाला है, ये एक्टिंग वर्कशॉप फाइव बर्ड प्रोडक्शन प्रस्तुत और निर्देशक श्री अमित रनौरे जी इनके माध्यम से हम आप सब लोग जुड़ रहे हैं। तो आज सुमित हमारे रनौत। बीच बहुत ही अहम सुमित अ, व्यक्ति सुमित है। रनौत। तो सुमित रनौरे जी, सॉरी। जी जी जी। तो अच्छा। स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। तो पहले तो आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच बहुत जाने माने और पुराने एक्टर मौजूद है जिनका गाइडेंस हम लेते हैं। तो उनके बारे में मैं आपसे इस बारे में आपसे मैं बात करना चाहूँगा। उनका जो इंट्रोडक्शन है वो भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अ, उनका जो कार्य है वो 1983 से आज तक वो लगातार अपना काम मराठी फिल्म इंडस्ट्री में और समांतर ओटीटी प्लेटफॉर्म में वो कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद है वो शख्सियत जिन्होंने इंडस्ट्री में 40 साल से भी बहुत ज्यादा काम किया है। 1983 में जो दुष्काळ चा काळ ये मराठी डॉक्यूमेंट्री आई, उसमें उन्होंने अहम उन्होंने भूमिका अहम निभाई। भूमिका फिर उसके बाद में 1993 में आई राव मालिका, जो स्मिता तलवलकर जी इन्होंने निर्देशित की थी, उसमें भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इसी के समांतर 1993 में अमोल पालेकर जी निर्देशित मराठी नाटक पगला घोड़ा की निर्मित कार्य में वो शामिल रहे। उसके बाद वामन केंद्रे निर्देशित 1993 में बनी मराठी नाटक काळा वजीर पांडरा राजा, इसमें अहम भूमिका निभाते हुए वो नजर आए। अमोल पालेकर जी के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया है। पाउल खुना, बनगरवाड़ी जैसी कलाकृति बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उसके साथ ही गैंग्रीन, मोल, टाबराट, कमई, इयत्ता नवी, एक स्वप्न, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया है। हाल ही में आई भावराव करहाड़े निर्देशित बबन और टीडीएम फिल्मों में उन्होंने काम किया है। अरविंद काळे निर्देशित मराठी सिनेमा जो गिरदाब है, उसमें वो अहम भूमिका निभाते हुए हमें नजर आएंगे। तो हम सब आप सबके बीच स्वागत करते हैं श्री सुरेश जी गायकवाड़ इनका। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सुनील जी और फाइव बर्ड प्रोडक्शंस को जी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे आज ये मौका प्रदान किया है। बहुत खुशी हो रही है कि आज तुम सब लोगों से रूबरू होकर कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है मुझे आज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अभी सवाल जवाब का सिलसिला। तो शो सर, पहला सवाल तो मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्कशॉप है, तो
हर कोई एक्टर जो है वो ये जानना चाहता है कि ये एक्टिंग की परिभाषा क्या है, आप उसको कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, किंग को मैं एक ही लाइन में अब आज मैं सबसे पहले मैं ये बता दूं, आज की इस वर्कशॉप में जो भी सवाल मुझसे जो आप लोग पूछेंगे करेंगे या जो भी पूछे जाएंगे दर्शकों की ओर से भी, इसमें मेरी खुद की राय बहुत सी इसमें शामिल हो। शायद मेरी राय से कोई सहमत हो भी सकता है, कोई ना भी हो सकता है, और अगर ना यस। है तो उसके ऊपर मुझे सवाल भी हो सकते हैं जिसका जवाब मैं देने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन जी। मेरी राय से अभिनय की एक ही पंक्ति में मैं आपको उसकी मैं ये देता हूँ परिभाषा। असत्य का सत्य आभास मतलब अभिनय। असत्य का सत्य आभास, उसका मतलब होता है अभिनय। अब अभिनेता जो भी अभिनीत करता है, जो जैसे भी अभिनीत होता है, तो मान लीजिए जो एक उसको कैरेक्टर जो दिया जाता है, चरित्र वो निभाता है कैरेक्टर, शायद वो कैरेक्टर से जुड़ा हुआ उसका स्वभाव ना हो, पर उसे वैसा बनना है लोगों को दिखाने के लिए, जी। जी। पर्दे पर उसको वैसे प्रदर्शित करना है कि जो जो उसके स्वभाव में नहीं है, वो उसके लिए असत्य हो सकता है। तो असत्य जब वो सत्यता के इस सीमा को पार करके जब वो प्रदर्शित करता है, तभी उसको कहते हैं अभिनय। जो आप नहीं सो हो हम्म। वो आप हो उस कैरेक्टर के रूप में, ये बताना ही तो अभिनय है। यस, यस। जी। सर जैसे कि हम उसके परिभाषा जो आपने बताई कि जो वो असल में नहीं है, वो खुद को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इसमें भी उसका चरित्र जो है वो बहुत ही मायने रखता है। तो अभिनेता का चरित्र और दर्शकों के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए या होती है, आप आपकी राय में? देखिए, बात ऐसी है कि एक अभिनेता में एक तीन चार गुण जो है उसके स्वभाव में, वो होना ही होना है, वो बहुत जरूरी होते हैं। जैसे पहली बात तो वो खुद अपने अभिनय को लेके बहुत ही सीरियस, या जिसको कहते हैं कि बहुत ही ईमानदार है। दूसरा मुद्दा ये है कि वो अभिनेता अपने आप में अनुशासित व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। और तीसरी बात यह है कि एक अभिनेता अपने काम के प्रति वक्त का पाबंद होना, ये एक बहुत जरूरी बात, बहुत अहम बात है। तो अनुशासन खुद में, काम के प्रति उसकी सीरियसनेस, मतलब डेडिकेशन कहिए आप उसको अंग्रेजी में, समर्पण भाव उसका। और तीसरी बात, वो वक्त की पाबंदी। क्योंकि एक अभिनेता किसी भी किस्म का अभिनय से जुड़ा जब काम करता है, वो अकेला नहीं होता, के साथ कम से कम 70-80 लोग होते हैं, कम से कम। अगर फिल्मों की बात की जाए, खैर एशिया फिल्मों में इसमें उसमें इतने नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप फिल्मों की बात करें या थिएटर की बात करें, थिएटर एक्टिंग की, तो भी 70 से 80 लोग तो उसमें लगे लगे ही होते हैं ये उसके उसमें उसमें वक्त का पाबंद, ये जो गुण है ये होना बहुत जरूरी होता है। सर जैसे कि एक्टिंग करने के लिए बहुत सारे गुण होने चाहिए, आपने परिभाषित किया कि एक्टर का कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, उसका दर्शकों के प्रति रुझाव कैसा होना चाहिए, वो जवाबदेही भी होता है, डिसिप्लिन भी उसमें होना चाहिए। तो हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि ये जो नौरस है, ये नौरस क्या है और इसका अभिनय में कैसे हम उपयोग कर सकते हैं? विकास जी, नवरस ये जो है, नवरस इसका एक, क्या कहते हैं कि एक केमिस्ट्री है, एक रसायन है। जो नवरसों में एक अभिनेता हमेशा, मैं तो यूं कहता हूं कि
अभिनेता इन 9 रसों में हमेशा तैरता रहना चाहिए। ये जो रस का ये जो समुंदर है बहुत बड़ा अभिनय का, इसमें ये हमेशा तैरता हुआ रहना चाहिए, ताकि वो गिलावट उसको हमेशा लगी रहे। अब नवरस ये जो है तो ये सिखाए जाते हैं ज्यादातर थिएटर एक्टिंग में, क्योंकि थिएटर एक्टिंग में जो एक अभिनेता बनता है या उसकी उसको जो 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 तराशा जाता है, यूं कहिए, तो ये नवरसों को लेकर उसको उसको उसमें तराशा जाता है। जैसे देखिए अभी अभी नवरस तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है देखिए कि श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस जो है वो प्रेम और जो मृदु भावना होती है। अब प्रेम अगर कहें तो प्रेम तो बहुत किस्म के प्रेम हो सकते हैं। माँ बेटे का भी प्रेम होता है, बाप बेटे का होता है, बेटी बेटी बाप का। जरूरी नहीं है कि ये किसी प्रियकर या किसी प्रेयसी का प्रेम हो, मतलब लड़का और लड़की, ये बात नहीं। प्रेम प्रेम है। इस प्रेम में जी जी जब किसी भी तरह का श्रृंगार आ जाता है तो वो होता है श्रृंगार रस। उसके बाद में आता है हास्य रस। अब हास्य रस जो होता है, तो हास्य रस ये तो आपको पता है कि वो मतलब लाफ्टर क्रिएट करता है, आपको जी खुशी जी जी देता है, आपको आनंद देता है। तो हास्य रस। करुण रस होता है। करुण रस जो है ये करुणा दर्शाता है, किसी भी इंसान के प्रति कहिए, प्राणी के प्रति, या, या किसी भी एक दूसरे कैरेक्टर के प्रति, या हालात के प्रति कहिए, ये करुणा दर्शाता है, इसके लिए वो करुण रस कहा जाता है। उसके बाद जी में जी आता है रौद्र रस। तो रौद्र रस हम्म। क्या प्रकट करता है? गुस्सा, गुस्सा, गुस्सैल हाँ। स्वभाव, वायलेंस, वायलेंट, जैसे कहते हैं ना एंग्री यंग मैन, तो वो जी हो। जी जी रौद्र रस वो होता है। वीर रस आता है उसके बाद, जो धैर्य, शक्ति, इनको प्रकट। फिर आता है भय रस, जिसको हम हॉरर कहते हैं अंग्रेजी में। भय रस ये डर दर्शाता है, भयानकता दर्शाता है। विविध रस है उसके बाद में, जो विचित्रता दर्शाता है। विविध रस जैसे कि मैं आपको उसकी एक अगर मैं मिसाल देना चाहूं, तो रावण का जो कैरेक्टर है जी रामायण जी में, जी तो उनका जो हास्य था, या उनका जो क्या कहते हैं, जो स्वभाव प्रदर्शन करने का जो एक जो तरीका था, उसमें विविध सरस ज्यादा देखेगा। उनका हास्य भी जो था वो विविध सरस के द्वारा ही, वैसे क्योंकि कि मराठी में उसको कहते हैं कि गड़गड़ाटी हास्य। जी तो विविधता बहुत है, विचित्रता सभी प्रकार की, हर प्रकार की। फिर वो चाहे तुम्हारी मानसिकता में विचित्रता हो, या वो तुम्हारी शारीरिक विचित्रता हो, या वो तुम्हारे आदत की विचित्रता हो, कुछ भी। उसके बाद आता है अद्भुत रस, जो आश्चर्य प्रकट करता है। और आखिर में नौवां रस है शांत रस, जो शांति और शीतलता प्रकट करता है, जो जिसमें आध्यात्मिकता थोड़ी बहुत मिश्रित होती है, मिक्स्ड होती है उसमें। वो होता है शीतल रस। आई मीन जी शांत रस होता है जिसमें शीतलता हो। शांत शांत स्वभाव के जो कैरेक्टर्स है, ऐसा जी है। सर। तो ये जो नौ रस है, तो नौ रस का हम उपयोग करके जो एक्टिंग फील्ड है उसमें हम उसको यूज करके अच्छी तरह से एक्टिंग भी कर सकते हैं, उसका यूज भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल। मुझे सर आपसे पूछना है कि हम जो नौसिखे हैं, हम यंग एक्टर हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपको जब स्क्रिप्ट मिलती है तो स्क्रिप्ट मिलने के बाद आप उसका प्रिपरेशन कैसे करते हो? तो ये तो सवाल जवाब हुआ, लेकिन जी जी। एक यंग एक्टर के तौर पे मुझे ये आपसे पूछने में बहुत ही खुशी होगी कि आप कैसे स्क्रिप्ट आने के बाद उसका प्रिपरेशन करते हैं? देखिए अभी मेरी बात अगर आप पूछे करने की, तो मैंने जितने भी मतलब शिविर किए हैं इससे पहले, मतलब 70 के दशक में, कम से जी कम सर जी मैंने कुल मिला के 12 से 15 मैंने शिविर किए हैं, और वो भी मैंने नागपुर में किए हैं। जी जी और जी
हाँ, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे उन शिविरों में बड़े बड़े दिग्गजों को सुनने को, देखने को, और उनके करीब जाकर उनसे कुछ सीखने को मिला। जैसे कि अमरीश पुरी जी से, जी जी अमरीश जी। पुरी जी, सत्यदेव दुबे जी हैं, गिरीश कर्नाड हम्म। जी हैं, अमोल पालेकर भी वहां आते थे तभी। जबकि मतलब ये आज कम से कम 77-78 की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, 78-79 जी की, जी 1978-79 की बात। तो इन सारे लोगों को मैंने बहुत, डॉक्टर श्री राम लागू, ये सब लोग जितने भी स्टेज एक्टर्स थे, मराठी स्टेज के, बंगाली स्टेज के, इनको मुझे एक बहुत करीब से देखने को और उनसे कुछ सीखने को मौका मिला। और जी मैंने जी बहुत सी बातें मैंने उनसे भी मतलब मैंने चुराई है। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने चुराई है। क्यों? कि कभी कभी ऐसा होता है ना, देखिए, कि आपको आपके गुरुजन जो हैं वो बस कुछ कहते जाते हैं, लेकिन उससे परे जाकर आप जब उनकी उनकी उनसे परे जाकर आप उनको जब देखते हो और सोचते हो, तो कुछ अलग सा मिल जाता है। तो वो होती है तुम्हारी चोरी, यानी एक अच्छे सेंस में मैं तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कैसे स्क्रिप्ट हैंडल करता हूँ, तो हमको ये सिखाया गया था थिएटर एक्टिंग के दौरान। स्क्रिप्ट जब मेरे हाथ में आती है, अभी आज भी जब भी कभी किसी भी वेब सीरीज की कहिए या किसी फिल्म की कहिए, तो मैं, मेरा कैरेक्टर तो पढ़ता हूं जरूर, लेकिन मेरे साथ जो मेरा को एक्टर होता है, फिर वो चाहे एक हो या दो हो या तीन हो, जो कुछ भी है, तो तो मेरी पहली रीडिंग होती है कि मैं मेरा कैरेक्टर मैं मतलब खुद का पढ़ लेता हूं। उसके बाद में मेरे को एक्टर्स के साथ में जो दिए गए जो डायलॉग्स हैं, उनको मैं ये कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, और फिर तब जाके कुछ समझ में आता है कि अच्छा, ये कैरेक्टर की पहुंच, ये बाकी के कैरेक्टरों के प्रति ऐसी ऐसी। हालांकि इससे पहले भी मतलब स्क्रिप्ट मिलने से पहले तो हमारी एक सिटिंग रीडिंग होती है, जो हम जी लोग जी जी ये करते हैं, सिटिंग रीडिंग, जिसमें यूं कहिए कि उसमें हमको, हम कलाकारों को एक स्टोरी की जो वन लाइन होती है वो हमको बताई जाती है। और उस वन लाइन को बताते समय दिग्दर्शक जो डायरेक्टर होता है वो ये भी बताते हैं कि भाई तुम्हारा इसमें ये रोल है। वो रोल तभी वहां ये हो जाता है, फिट हो जाता है। लेकिन फिट हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा रोल वहां समझ में आता है। फिर उसके बाद में जब स्क्रिप्ट दी जाती है, तो स्क्रिप्ट को फिर पढ़ते 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 फिर वो जाके जहन में आ जाती है कुछ बातें। अच्छा, ये कैरेक्टर का, इस कैरेक्टर के प्रति या पूरे स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें इसकी जगह ये है। तो कैरेक्टराइजेशन जो होता है, वो एक अभिनेता ने अपने आप में अंदर बहुत उसके मतलब खुद के अंदर नीचे उतर के उसने वहां वहां जाके उसने सोचना चाहिए कि अगर ये लिखा हुआ जो जो कैरेक्टर है, ये अगर मैं होता तो मैं कैसे होता, जी 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 प्योरली एंड प्योरली मैं होता तो कैसे होता, बाकी और कोई नहीं। अगर इसमें आप किसी की नकल करने जाओगे तो फिर बात थोड़ी सी बिगड़ सकती है। बिगड़ सकती है इन द सेंस, किसी को कॉपी करना और उसको एक्टिंग में उतारना, आप समझ रहे मेरी बात, तो वो तो जी हो जी गई जी नकल। तो असल चाहिए, असल जी जी चाहिए। जी तो जितना आप असली में उसमें उतरते जाओगे में, उतना आपका रोल निखर के आएगा, जाहिर है। जी जी जी। तो तो मैं सर ये आपने करता हूँ। बताया। जी जी जी। हाँ, नहीं, बोलिए बोलिए। यस यस यस। तो सर आपने ये बताया कि 70 के दशक में पहले तो आपने एक्टिंग को डायरेक्टली तो शुरुआत नहीं की। 70 के दशक में आपने बहुत सारे शिविर जो है वो अटेंड किए। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो दिग्गज है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, समांतर जो फिल्म्स रहती है उसमें काम करते हैं, तो उनके विचार आपने सुने। उनका जो सिनेमा के प्रति प्यार है या फिर उनकी समझ है, वो समझने की आपने कोशिश की। तो 70 के दशक के बाद जब आपको ऐसा लगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आपने जाना चाहिए, तो 1983 से आपने आपके फिल्म अभिनय की शुरुआत की। तो ये हमें यही दर्शाता है कि अट्रैक्शन जो है फिल्म का, पहले तो वो लोग अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं क्या, उनको अट्रैक्शन होता है, ग्लैमर का अट्रैक्शन होता है। जी तो जी यही जी। ये एक्टिंग वर्कशॉप जो है आपके माध्यम से हमें यही चीजें समझने को मिल रही है कि ये इजी नहीं है, लेकिन हम इसे इजी बना सकते हैं। जो हमारे मेंटोर है,
जिसके जिसके माध्यम से हम गाइडेंस ले सकते हैं। तो सर बिल्कुल मैं यही जानना चाहूंगा कि एक जो एक्टर होता है तो वो एक्टर के लिए जो प्रिपरेशन के लिए जो अभ्यास रहता है, बिल्कुल। तो जिसे हम व्यायाम कहते हैं, तो हम्म। वो क्या है सर? वो उसने क्या क्या ऐसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? उसके अभिनेता बनने के लिए उसका क्या अभ्यास होना चाहिए सर? देखिए अभी आपके इस पूरे प्रश्न में एक दो तीन प्रश्न मुझे और भी मतलब दिखे हैं, तो जिसका मैं एक बिल्कुल संक्षिप्त में मैं उसके उत्तर देना चाहूंगा। एक्चुअली 70 के दशक से मैं आया ऐसा नहीं। मैं स्टेज पर चढ़ा जब मैं 4 साल का था, जी जी जी। और तभी से वो, यूं कह लीजिए कि वो हमारे डीएनए में ही था। थिंग वॉज इन माई डीएनए। मतलब वो यस। कहाँ से आया होगा, मेरे कुछ जो पुख्ता रहे होंगे, जो पूर्वज रहे होंगे उनमें से। अब बात ये है कि स्कूल में की, मैंने कॉलेज में की, बहुत सारे नाटक किए, तब नाटकों में मैंने भाग लिया। उसके बाद 70 के दशक में, यानी 1971 से मैं, वैसे वो जहन में कहीं तो था, बैक ऑफ द माइंड, मैं एक्टिंग का वो जिसे कहते हैं ना, अभी मैं वो, मैं कहूं या ना कहूं लफ्ज, लेकिन आमतौर पर वो उसका इस्तेमाल होता है कि एक्टिंग का जो जो कीड़ा होता है, जी वो जी वो पहले से हमारे में मौजूद था। अब जी। उसको सिर्फ बढ़ावा कहाँ मिला, या अ, उस चिंगारी को हवा कहाँ से मिली, तो मैं आपको बता दूं। बंबई में हमारे यहाँ, हमारे एक पिताजी के दोस्त थे जो आर्ट डायरेक्टर के वहां सेट डेकोरेशन का काम करते, तो जी जी उनके जी। साथ में जाया करता था। ये 72 की बात है, 72 73 की बात है, जब मेरी उम्र सिर्फ 13 या 14 साल। तो उनके साथ में मैं इसलिए जाया करता था कि मुझे स्टूडियोज जाने को मिलता था उनके साथ, और मैं काम भी करता था उनके साथ में। मतलब मेरे हाइट के हिसाब से जो कुछ भी लगाना है, जो सेट डेकोरेशन करना है, जब ये शूटिंग शुरू होने से पहले जो होता है वो, तो कहीं बेल पत्ता फूल ये वो, तो मैं सबके अंडर में ये करता था, काम करता था, मैं करता हूँ। और ये सब सेट लगने के बाद में जब शूटिंग शुरू होती थी, मतलब मान लो एक दो तीन दिन के बाद में, तो वो करीबन मैं 3 4 दिन में मैं वहां जाता था उस शूटिंग को देखने, कि कैसे शूटिंग होती है, कैसे फिल्में शूट करते हैं। और मेरा सौभाग्य ये है साहब, इस तरह के दशक में मुझे माहिर से माहिर लोग देखने को और आजमाने को मिले। कि बंबई में तो मैं था ही, तो रंजीत स्टूडियो, श्री साउंड स्टूडियो, मतलब कम से कम 21 स्टूडियो में मेरा जाना आना होता था। जी जी। और मैंने दिग्गज से दिग्गज लोग देखे, बड़े से बड़े। अब तो वो खैर उनमें से कुछ नहीं रहे, बहुत बहुत से मेरे प्रिय कलाकार उनमें से नहीं रहे अभी, खैर वो बात अलग है। लेकिन मुझे उनको आजमाने को मिला, मुझे उनको देखने को मिला एक्टिंग कैसे करते हैं। क्योंकि जब शॉट खत्म होता था, तब वो व्यक्ति के रूप में वो कैसे थे, और जब शॉट शुरू होता था, फिर उसके बाद में बाकी के भी जो टेक्निकल एसेट्स हैं, जिस समय कैमरा मैन, तभी तो मतलब कैमरा हुआ करता था, वो नेगेटिव होती थी फिर पॉजिटिव होता था, तो सारा ये मतलब बहुत से काम ये जो होते हैं, ये बहुत मतलब प्राइमरी लेवल पे हुआ करते थे। बाद में ये सब तकनीक तो बाद में आई है। तो ये सब जो मुझे देखने को मिला, तो उसमें मैं, यहाँ तक कि मैं एडिटिंग रूम में जाकर भी मैं घंटों में खड़ा रहा हूँ। और मुझे एडिटिंग रूम में, आप शायद नहीं मानोगे, या आपको ये हकीकत नहीं लगेगी, आपको सच्चाई नहीं लगेगी, लेकिन मैंने स्वर्गवासी वी शांताराम जी को, चंद्रशेखर नार्वेकर जो एन चंद्रा, जो अब तेजाब की जो ये डायरेक्टर है, वो पहले गुलजार के असिस्टेंट हुआ करते थे, इस सब लोगों को मुझे देखने का मौका मिला कि एडिटिंग कैसे करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे करते हैं। जैसे रेमनोड रिसर्च लैब तो मेरे घर से काफी दूर थी, क्योंकि मैं रहने को था लेमिंगटन रोड में, मिनरवल सिनेमा के सामने, जहाँ शोले 5.5 साल चली, विकास जी, तो आई जी वॉज जी। इन दैट एरिया स्टेइंग। तो मेरे मराठा मंदिर से लेके, बंबई सेंट्रल के मराठा मंदिर से लेकर तो न्यू एक्सेलसियर तक मेरे पास 15 सिनेमा हॉल थे। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि उस दरमियान मुझे अच्छी अच्छी फिल्में देखने का अवसर मिला, इंडस्ट्री में मुझे देखने को मिले, जो कैमरे के पीछे भी रहा करते थे और जो कैमरे के सामने भी रहा करते
उसमें से भी मैं बहुत खुश। फिर रही बात, अब मैं आता हूँ 77, 78, 79 के दौरान। 77 में मैंने बंबई छोड़ी, कुछ कुछ कारणवश मुझे ये करना पड़ा, तो फिर मैं नागपुर चला गया, जहाँ पर हमारे कुछ तो नागपुर में जाने के बाद मेरी दलित रंगभूमि से मेरा जुड़ा हुआ। तो नागपुर में दलित रंगभूमि के जो प्रभाकर दुपारी जी हैं, ये बड़ा माहिर नाम। तो उनके नाटक में सात समुद्रा पलीकडे, दैट वाज माय फर्स्ट ड्रामा एवर एक्सपेरिमेंटल, उसको प्रायोगिक नाटक कहते हैं। तब तो क्या बॉक्स सेट या ये उसमें उसमें जब स्कूल में था तभी तक मैंने काम किए थे। और फिर जब मैं पृथ्वी थिएटर्स में जब मैं जाता था, वहां पर मेरे दोस्त थे ओम कटारे, जो मुझे अच्छे अच्छे नाटक वहां बताते थे, और शबाना जी, नसीर जी, ये सब मतलब उस वक्त के जो जो थे कलाकार, इनके नाटक मुझे वहां पर देखने को मिले। हिंदी भी और मराठी भी। साहित्य संघ में जो गिरगांव में है, बॉम्बे, वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे नाटक। अब ये सब करते हुए मुझे एक्सपेरिमेंटल ड्रामा क्या चीज है, ये मुझे वहां सीखने को मिला। और उस पागलपन के दरमियान ये सारे शिविर मैंने किए, जो मैंने आपसे कहा, ये जो 12-14 जो शिविर किए, वो सिर्फ बस मुझे सीखना था। मतलब मैं इतना घुस गया था थिएटर और थिएटर एक्टिंग की, थिएटर की तकनीक और फिल्मों की तकनीक में फिर बहुत बाद में जानने लगा। आप जो कहते हैं ना, वो 72 के बाद की बात जो है, 79 तक, वो मुझे फिर, तो ये ऐसा मेरा सारा ये जो सफर रहा है, जो थिएटर से भी जुड़ा हुआ था और जो फिल्मों से भी मेरा जुड़ा हुआ था। इसलिए कुछ शख्सियत मतलब एक्टर्स जो है, वो मेरे जहन में आज भी इतने फिट है कि पूछिए मत। तो ये मेरा सफर है, और इस सफर के दौरान मैं बहुत कुछ सीखा। सर ये और सफर तो हर और हर अभिनेता ने हमेशा अपने आप को एक विद्यार्थी समझना चाहिए। जी ये जी नहीं कि जी। मैं पहुंच गया हूं उस मुकाम तक, तो मुझे कुछ सीखना बाकी नहीं, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ऑलवेज ट्राई टू बी अ स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग। वही मैं सर आपसे अगला सवाल पूछना चाहता था कि ये जो स्ट्रगल है, तो आपने आपके प्रयास तो जारी रखे। ये आपको जो अभिनय की एक 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 हम बोल सकते हैं कि जो भूख थी, वो कंसिस्टेंसी थी, उसे ये हार्ड वर्क भी बोल सकते हैं। जैसे आप ये मुंबई से लेके नागपुर, ये बहुत ही लंबा सफर है, और बहुत सारी चीजें इर्द गिर्द हमारे होती है, और उन ये सारी चीजों का इन्फ्लुएंस भी हमारे ऊपर होता है। बहुत सारे लोगों से आप मिले, स्टूडियो में भी आप रहे, पर्दे के बिल्कुल। पीछे आपने बहुत सारा काम देखा, एक्चुअल शूटिंग कैसे होती है, एडिटिंग कैसे जी होती है। तो जी ये बेसिकली शुरुआती दिनों में आपने सीखने पे बहुत जोर दिया। लेकिन ये सब सीखते वक्त सर, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि अनुशासन क्या मायने रखता है एक अभिनेता के लिए? हाँ, तो देखिए, अनुशासन जो होता है, जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं, डिसिप्लिन आपको एक ऐसे मुकाम तक ये करता है, पहुंचाता है, कि वो मुकाम आप जब वहां पहुंचते हो ना, तो वहां से फिर आपको नीचे नहीं कोई खींच सकता। अब अनुशासन का मतलब ये है कि अपने आप में एक डिसिप्लिन एक्टर होना, ये बहुत जरूरी होता है। तो डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन की जैसे भाई आप मतलब टाइम बाउंड रहे, एक अपने काम से आप ईमानदारी बरतें, दो आपके सह कलाकार के साथ में आपके संबंध हमेशा आप मित्रता के बनाए रखें। अब देखो, ये फिल्म इंडस्ट्री है बहुत, इसमें अच्छे बुरे की इतनी मिलावट है कि आप अ, अब ये तय नहीं कर सकते कि अच्छा अच्छा कौन है, बुरा कौन है, या अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो इसमें आपको सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखना चाहिए हर चीज में। इस बार ये गुण आपने अपने आप में लेना है, तो कहते हैं अनुशासन। और अगर आप सोचें, अगर आप देखें, और अगर आज के तो सोशल मीडिया में ये तो जाहिर ही हो रहा है कि
माननीय अमिताभ बच्चन जी जैसे शासित बहुत कम कलाकार शायद रहे होंगे जो आज के दौर में भी ये हुए हैं। अच्छा, मुकाम पर जब आप पहुंचते हो तो मुकाम पर पहुंचने के बाद में भी आपके जो पैर हैं ये आपकी जमीन पे होने चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और ये मेरा जी सर, जी। सारे आज आज के युवक अभिनेताओं को या जिसको इसमें करियर करना है, अभिनय में कहिए, चाहे फिल्म में कहिए, चाहे थिएटर में कहिए, ये इन लोगों को मेरा यही कहना है कि ये 3 गुण अगर आपने आप में उतार लिए तो आपको सक्सेस ज्यादा दूर नहीं है। स्ट्रगल तो देखिए, जहां पर भी जाएं आप, जी जी। स्ट्रगल तो है ही। बिना जी जी। स्ट्रगल के तो कुछ मिलता नहीं, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रगल करने के बाद में जो आपको मिलता है उसकी खुशी और उसका आनंद कुछ और होता है। जरूर हम सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्ट्रगलिंग एक्टर जो रहते हैं उनकी दिक्कतें क्या होती है, जैसे कि बिल्कुल। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन सारे बैकग्राउंड से बहुत सारे कलाकार आते हैं, तो उनकी जो दिनचर्या रहती है तो वो बहुत ही अलग रहती है। और फिल्म इंडस्ट्री मानो कभी काम मिलता है तो कभी काम नहीं मिलता। ये बिल्कुल। जो कंसिस्टेंसी है, जैसे आपने बताया कि अनुशासन बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है, और बहुत बहुत। काम अगर मिला भी नहीं तो आप में पेशेंस होना चाहिए, आपने आपके ऊपर काम करना चाहिए। तो मुझे सर ये मेरे जहन में एक सवाल है कि मानो एक्टिंग के लिए कोई फिल्म स्कूल या फिर ड्रामा स्कूल ये जरूरी है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते जी। इतने एक्सपेंसिव जो स्कूल्स रहते हैं, और जो माध्यम्स रहते हैं, वर्कशॉप वगैरह। तो ये अभी तो ये वर्कशॉप सुमित्रा नवरे जी के माध्यम से हम सबसे जुड़ रहे हैं, और मैं भी मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं फर्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं भी खुद को आजमा रहा हूँ कि कैसे हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल, एंड ये जूम मीटिंग पे ये कैसे कैसे होता है। तो सर मेरा यही सवाल है कि ये जो एक्टिंग स्कूल है, तो ये जरूरी है या फिर इनका कुछ अहम हिस्सा होता है हमारे लाइफ में? ये क्या रोल निभाते देखिए हैं सर, क्या लगता है? देखिए, अगर आप अभिनय को लेके अगर अगर ये सवाल पूछते हैं आप मुझसे, तो जी जी मेरा जी। खुद का ये मानना है, मेरा खुद का, अभिनय ये सिखाया नहीं जाता। जी जी जी। अभिनय, हर शख्स में एक अभिनेता छुपा हुआ होता ही है, इस या किसी भी रूप से होता है। अब बात यह है कि अगर आपको क्षेत्र ही, अगर आपको अभिनय का अगर चुनना है, मान लीजिए अगर अगर थिएटर के अभिनय का चुनना है या फिल्मों का जो भी करना है, तो अभिनय अगर आप में है, अभिनेता आप में छुपा है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। और वो जानने के लिए मैं ये कहूंगा कि किसी एक्टिंग स्कूल में जाने से पहले किसी आप कुछ ड्रामा के वर्कशॉप्स कर लीजिए। क्योंकि एक ड्रामा के वर्कशॉप में जब आप जाते हो तो आपका जो आपके अंदर का वो जो शख्स होता है जिसको हम अभिनेता कहते हैं, उसको तराशा जाता है। और एक जो सच्चा दिग्दर्शक, एक जो सही दिग्दर्शक जो होता है, वो सही में एक आपके अंदर के उस अभिनेता को बहुत अच्छी तरह से तराश सकता है। और एक अभिनेता का की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, जिम्मेदारी ये बनती है कि उसने अपने आप को पूरा खोल देना चाहिए। खोल देना चाहिए इन द सेंस, ठीक है देखिए, ये मैं हूं, ऐसा है। दिग्दर्शक जी, आप देखिए कि मुझको आप में से क्या लेना है। यू शुड बी वेरी मच ओपन टू द डायरेक्टर व्हेन ही फाइंड्स एन एक्टर इन यू। अब जब आप छोटे से छोटा रोल भी अगर मिले, तो ये कहूंगा कि आप उसको स्वीकार करो, क्योंकि उस जी छोटे जी। रोल में से आपको ये सीखने मिलेगा कि एक्टिंग कैसे की जाती है। कैरेक्टर छोड़ दीजिए, लेकिन एक्टिंग कैसे की जाती है।
अभी मैं आपको मेरा एक ये बताता हूँ किस्सा बताता हूँ। 80 के दशक की बात है। मैं यहाँ शिरूर में था। कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था 3 साल सिर्फ इसलिए कि मुझे यूथ फेस्टिवल को 3 साल मुझे जाने मिलेगा, इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कॉम्पिटिशन। जी जी। ओके, देखिए ये शौक कितना कितना पागल कर देता है। मतलब सी आई हैव टू बी वेरी पैशनेट, सही बात। होता है ये। और अगर पागल हो ना तो पूरे पागल बन जाओ, आधे पागल नहीं रहना, आधे पागल तो लोक हाफ मॅड बोलतात हम्म, हे जी बात जी आहे। जी वेड असावं तर पूर्ण वेड असावं, जी जी अर्ध जी। वेड नको। तो एक नाटक, एक एकांकिका थी, तो एकांकिका स्पर्धाएं हुआ करती थी इंटर कॉलेज हमारी। तो सारे पूना डिस्ट्रिक्ट, नगर और औरंगाबाद आते थे। तो एक एकांकिका थी जिसका नाम था यज्ञ, मराठी एकांकिका। उसमें कैरेक्टर्स थे सिर्फ तीन, तीन कैरेक्टर्स थे। और मेरा दोस्त भी, वो नहीं रहा, अभी इस दुनिया में नहीं है, वो उसको डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन उसको बड़ा अच्छा खासा ज्ञान था उसका, इसका ड्रामा डायरेक्शन का, शिरूर का ही था। तो जो दो पात्र थे उनको डायलॉग्स थे, और मैं जो था तो जी मुझे एक भी डायलॉग नहीं, एक भी। आप मानेंगे 45 मिनट की एक एकांकिका, उसमें एक भी डायलॉग नहीं। और करना क्या था मुझे, एक सिंहासन था हमारा, जो जो नेपथ्य था, जो सेटिंग थी हमारे दिल्ली का, एक सिंहासन था। सिंहासन पे वो एक दोस्त उसका कैरेक्टर लेके बैठा है, वो राज्य करता है। दूसरा एक जो है वो उसका कोई है, मतलब कोई क्या कहते हैं जो आजकल की परिभाषा में कार्यकर्ता कहिए या कोई और कुछ कहिए। और मैं उस सिंहासन के, वो कैरेक्टर के राइट साइड में मैं सिर्फ खड़ा हूं, भूत बना खड़ा हूं, भूत स्टैच्यू। और वो दोनों का जो भी संभाषण चलता रहता है, उस पे सिर्फ मुझे फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से रिएक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं। नो डायलॉग, भी नहीं करना, हम्म इतना भी नहीं करना। मेरी सांस भी नहीं सुनाई देनी चाहिए उस माइक्रोफोन में लटकते हुए। तो हैंगिंग माइक्रोफोन्स आते हैं ना, जी जी वो जी। भी। तो उसकी प्रैक्टिस मैंने कैसे की होगी साहब, 1.5 महीना 45 दिन हम लोग प्रैक्टिस करते थे उसकी। ये होने के बाद जब एंड आता है उसका, उस एकांकी का, तो उसका जो लास्ट डायलॉग होता है, उस सिंहासन पे बैठे उस राज्यकर्ता का, कार्यकर्ता का, उसके बाद में वहां नाटक, वो एकांकिका खत्म होती है और मुझे सिर्फ आगे लगाकर सिर्फ रोना था, गिड़गिड़ाना था और मुझे नीचे गिरना था। दैट वॉज द ओनली एक्शन एट द 45th मिनट ऑफ द वन एक्ट। इतना करना था, लेकिन ये 44 मिनट मुझे इतना इंटेक लेना था, इतना इंटेक लेना था उनके वो संभाषण का, और वो भी इतना प्रबल होना चाहिए था कि उसका फील मुझे आए। तो यू अंडरस्टैंड मी कि यस सर। दो लोग अगर मेरे बारे में मुझे खत्म करने का सोच रहे हैं, तो ये मुझे फील आना चाहिए, और उस फील के हिसाब से मुझे वो वहां पर मुझे अपने आप को खत्म कर लेना। बड़ा कठिन था ये, लेकिन मैं, मतलब उस वो प्रैक्टिस होती, मैं इतना पॅशनेट था। मुझे ये नहीं लगा कि अरे मला एकही संवाद नाही याच्यामध्ये, मुझे एक भी डायलॉग नहीं है 45 मिनट में, सिर्फ मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ और मैं नीचे गिर कर मैं मर जाता हूँ, बस इतना ही है मेरा। अगर मैंने ये सोचा होता तो मुझे वो कैरेक्टर करने को नहीं मिलता। और विकास जी, मुझे बताने में ये गर्व महसूस होता है कि जब ये फाइनल में, जब भी हम लोगों ने ये बाल गंधर्व में किया, इसके 3 राउंड होते थे। एक पहला होता था सोमेश्वर नगर बारामती के पास, दूसरा होता था तुलजाराम चतुर्चंद कॉलेज, टीसी कॉलेज बारामती, और थर्ड राउंड जो होता था फाइनल, सभी की इसमें से निकल के नंबर लाके, वो होता था बाल गंधर्व पूना के।
तो इस एकांकिका के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला एक्टिंग, जो मैंने डॉक्टर जब्बार पटेल के हाथ में, फोटो मेरे पास अभी भी है, निदा से पूछ लीजिए वाह। कभी, शायद मैंने जी ये जी जी। किया होगा। तो बात ऐसी है कि यू हैव टू बी वेरी पैशनेट, एक पागलपन सवार होना चाहिए आप, लेकिन वो होते हुए उसके बाद में ये 3 गुण होने चाहिए: वक्त की पाबंदी, अनुशासन और पेशेंस। ये बहुत आवश्यक है। आज भी मेरा वो एकांकिका करने को कभी कभी मेरा मन चाहता है, और मैं तो ये कहता हूँ मेरे शिविरार्थियों से कि वो एकांकिका को आप प्रॅक्टिस में लो आपकी शिबिर में, कारण की मराठी सांगायचं तर तिथे तुमचा कस लागतो, वहां पर आपकी ताकत देखिए, जी जी आपका जी। अभिनय कौशल्य कितना है। ये हम्म। जो नवरस का जो बोले, तो इसमें मेरा एक भी रस मैं नहीं प्रकट कर सकता था, वो फिर मुझे मेरे मुद्राभिनय से और मेरे शारीरिक अभिनय से, जिसको देह बोली बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज से, जस्ट हैड टू प्रोजेक्ट इट आउट। ये बात है। सर, आपसे और एक सवाल पूछना है कि अभिनय के अलावा कौन कौन से गुण एक एक्टर में जरूरी है। मुझे ये अलग तरीके से आपसे पूछना है कि बहुत सारे एक्टर होते हैं, वो एस्टेब्लिश होते हैं, उसके बाद में कुछ प्रोजेक्ट्स उनको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको उनके हाथ से निकल जाते हैं। कभी कभार तो उनके मैनेजर अलग ही प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो जैसे जैसे एक्टर मुकाम हासिल करता है, तो जी एट द सेम टाइम एक्टिंग के अलावा, जैसे आपने बताया कि एक्टिंग में अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, वो ग्राउंडेड होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, लेकिन ये सर एक्टिंग जो ये है, तो जैसे आपने शुरुआत में बताया कि बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, बहुत सारी टीम जी होती है। तो ये तो बिजनेस एक प्रकार का, ये समाज माध्यम भी है और एक बिजनेस भी है। जैसे कि सोशल फिल्म्स हो या फिर कमर्शियल फिल्म्स हो, तो जी इसी के समांतर ही मुझे आपसे ये जानने में बहुत खुशी होगी कि एक्टर जो है, अभिनय हम्म कौशल्य के साथ साथ उसमें ऐसी कौन सी और खूबियां होनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि काम के बाद काम मिलना चाहिए, उसके लिए वो पोलाइट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। तो ये इसके बारे में सर आप आपसे हमें जानने में बहुत खुशी होगी कि कैसे हम एक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम अपने खुद को ये अभी ये तो फिल्म इंडस्ट्री है, ये तो बहुत ही आपको पता होगा कि अ, रुझाने वाली है और बहुत सारे लोग भटक जी जाते हैं। जी। तो सर मुझे आपसे जानने में खुशी होगी कि हम आप आपके माध्यम से कि आपकी क्या राय है सर इसमें। देखिए, मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री जो देखी है, वो 2 दायरों में मैंने देखी है। जी जी जी। एक तो दायरा 80 के दशक तक का, तो 70 से लेके तो 80 के दशक तक, 90 तक यूं कहिए। अब 90 के बाद में जो भी परिवर्तन हुआ है, उसमें जो भी तब्दीली आई है इंडस्ट्री के सारे माहौल में, टेक्निकल कहिए, तकनीकी तौर से आई, व्यापार के तौर से आई है, बिजनेस के तो मैं ये कहूंगा कि ये 3 गुणों के बावजूद आपके पास एक और भी गुण होना चाहिए। हम कहते हैं व्यवहारिक गुण, या बिजनेस जी की जी एक जो क्वालिटी। और देखिए, हमेशा काम आपको मिलता ही रहेगा, ऐसा कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। कि जब होता है तो ठीक है, लेकिन जब नहीं भी होता, तो आपने आपका धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट एवर लूज होप्स। क्यों? अगर तुम उतने पैशनेट अभिनेता हो या एक्टर हो, तो जाहिर है कि आपने किए हुए काम कोई ना कोई तो देख रहा है, जी कोई ना जी जी। कोई तो उसको, हाँ, कोई ना कोई तो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, कोई ना कोई तो उसको अप्रिशिएट नहीं भी कर रहा है, ये भी बात होती है। तो दोनों में फायदे होते ही होते हैं। ये बात समझ में है। जी जी जी। इस किस्म की ये इंडस्ट्री है कि अगर नहीं भी होती है तो भी उसमें कुछ होता है। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी हमारे, अगर आप देखें, तो ये गए दो दो तीन तीन दशक यूं कहिए,
3 दशकों से आपने देखा होगा कि कई चेहरे ऐसे हैं, एक्टर्स में कहिए या साइड एक्टर्स में कहिए, जो आए, रहे, उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद में वो गायब हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको काम नहीं मिल रहा। हो सकता है काम नहीं भी मिलता होगा, कुछ उम्र का हिसाब होगा, कुछ और कुछ होगा या कुछ होगा, लेकिन जब नहीं भी मिलता है काम तब भी कुछ होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे, ये एक्टर को बहुत सालों से या ये बहुत दिनों से इसको काम नहीं मिला, चलो इसको एक मौका देकर दे। क्योंकि जी अगर जी जी। मान लीजिए अगर विकास जी कोई फिल्म बना रहे हैं और सुरेश गायकवाड़ जैसे इंसान को एक 6 7 8 महीने से मान लो कि मैं कहीं किसी किसी प्रोजेक्ट में अगर मैं नहीं दिख रहा हूं, लेकिन आपके पास एक ऐसी स्टोरी है कि जहां आपको लगता है कि ये सुरेश गायकवाड़ ही ये रोल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, जी, जी, जी। क्योंकि आपने मुझे जाना पहचाना है, आपने मेरे इससे पहले भी काम देखे हैं, आपको ये लगता है कि इस शख्स का मुझे एक अलग तरीके से इसको इसको मुझे प्रेजेंट करना है, तो आप तो जरूर मेरे पास आएंगे ना, आप मुझे काम ऑफर करेंगे। तो उस वक्त आपको ये देखना है कि ये काम आप कैसे हासिल करें। तो जी जी। ले लो वो काम, मिल रहा है आपको तो आप ले लो वो काम। अभी तक आपका इतना नाम नहीं हो रहा है, नाम होने के लिए तो काम काम का होना भी तो बहुत जरूरी होता है। इसके ही साथ साथ रोल के लिए जो चूजी कहते हैं ना हम लोग, चूजी होना हम्म। या फिर चुनिंदा होना, तो चुनिंदा होना भी एक गुण होना चाहिए उसमें, कि अगर मैं ये रोल अगर कर रहा हूं, अगर विकास जी मुझे ऑफर करें, लेकिन ये रोल से मुझे बढ़ोतरी मिलेगी या मैं पीछे आ सकता हूं, ये भी जी जी देखना। जी। एक वो बात जहन में रखना, इसी को कहते हैं बिजनेस माइंडेड। बिजनेस माइंडेड सिर्फ पैसों के जरिए नहीं होता, ऐसे दोनों तीनों ये है, मतलब सारे ये जो गुण है ना, ये इकट्ठे होके एक एक अभिनेता में आहिस्ता 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 उसमें वो डेवलप होते जाने चाहिए, जो कि फिर आगे जाके उसको रास्ते बहुत खुलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसने एक तरफा वो ये रखे, सोच रखे, नहीं। सर, एक बात ये है कि हम फिल्म में काम करते हैं, हम थिएटर में काम करते हैं, और अभी एक जमाना आया है कि ओटीटी का जमाना हम ऐसे जी बोलते हैं, तो जी। आप ये तीनों माध्यम में काम कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे ये जानने में खुशी हुई कि जो थिएटर और फिल्म अभिनय है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या समांतर होता है, या फिर आप किस प्रकार से इन दो चीजों को देखते हैं सर? देखिए, थिएटर में जब आप काम करते हो एक्टिंग, तो थिएटर एक जो ऐसी जगह है, एक 30 बाय 25 का जो स्टेज होता है, वो एक बड़ी हम्म। अलग किस्म की जगह हो। वहां की हवा, वहां का वो जो माहौल जो फील होता है, वो एक बहुत अलग किस्म का होता है विकास जी। थिएटर में एक सच्चा एक्टर तराशा जाता है। सच्चा मतलब अच्छा है। क्यों? कि थिएटर में आपसे रिहर्सल्स करवाए जाते हैं फाइनल शो से पहले। वो कितने करवा के लेंगे ये तो पता नहीं, हो सकता है 100 बार भी हो सकता है, 150 बार भी हो सकता है। एक अच्छा डायरेक्टर आपको, अगर आपसे उसको निकालना ही है अच्छा तराश के बाद, तो वो आपको उतना उतना आपको तराशेगा ही। लेकिन ये सब फाइनल शो से पहले होता है। लेकिन जब शो फाइनलाइज हो जाता है, जब तारीख मिल जाती है, जब आप फाइनल शो में जब आप ये करते हो, काम करते हो, प्रेजेंट करते हो या पोर्ट्रे करते हो, तभी रिहर्सल नहीं होती, तभी रिटेक नहीं होता। वन वन टेक वन टेक। शॉट, वन टेक जी वन जी शॉट जी। वन सी। यस। कुछ भी हो, चाहे गड़बड़ हो भी गई, इम्प्रोवाइज कर। तो भी इम्प्रोवाइज करने के लिए चांस नहीं है। और वो, हाँ,
और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ कि थिएटर में एक्टर ये सीख जाता है, अगर गड़बड़ हो भी गई तो उसको ओवरलैप करके आगे कैसे निकल जाना है, जी ये जी वहां जी। सीखने को मिलता सही है। है। आई बात समझ में? वैसे फिल्मों जी में आप 50 बार टेक मतलब रीटेक कर लीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी थिएटर जी में जितना जितना तराशना जितना तराशने का काम होता है उतना फिल्मों में नहीं होता। और मैं तो ये कहूंगा कि जो जो एक्टर, जो अभिनेता थिएटर करके जाता है फिल्मों में, वो कभी कहीं कम नहीं होता, हो ही नहीं सकता। और इससे रिलेटेड एक सिर्फ मैं छोटी सी ये कहूंगा, बात करूंगा। आपने जो कहा कि एक्टिंग स्कूल जो अभी हो, देखिए अगर आप में एक्टिंग है तो ये स्कूल में जाके आप जो भी करते हैं ये आप टेक्निकली आपको सफाइज कर लेते हैं। सफाइज मतलब आप आपको परिपूर्ण कर लेते हैं। एक्टिंग स्कूल में क्या होता है, मान लीजिए डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक से आपको वाकिफ कराते हैं, और आपको जी। एक्टिंग के कई और भी जो ये होते हैं डोसेजेस, मैं तो उसको डोसेजेस कहता हूँ, कि जो पहलू। आजकल की तकनीक के हिसाब से आपसे क्या करवाना है या आपको क्या करना चाहिए, ये बस सिर्फ आपको वहां पर क्या कहते हैं, थियोरेटिकली आपको सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल तो होता ही है, जी। होता ही है, लेकिन वो आपको थियोरेटिकल, जिसका उतना ज्यादा या जिसकी उतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती कि जितना थिएटर में आपको मिलता है। अब थिएटर में भी तो वही बातें होती हैं कि आपको लाइट कैसे लेने, आपको स्पॉटलाइट कैसे लेने, आपको आपकी सॉलिलोकी कैसे बोलनी, आपका मोनोलॉग आपको कैसे डिलीवर करना है। तो उस मोनोलॉग में आपको डिलीवर करते करते आपकी चेहरे के एक्सप्रेशन अगर दिखने चाहिए तो आपको वैसी लाइट आपके ऊपर लेके, यू नो, यू आर मेड टू लर्न एवरीथिंग, स्मॉल 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 माइन्यूट डिटेलिंग होती है। थिएटर में जो होती है वो माइन्यूट डिटेलिंग। जी 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 जी। और कैमरे के सामने कैसे होता है, बस चल भाई आजा तू, ये है तेरा, एंड ही इज योर को स्टार, आई मीन को एक्टर, ये आपने ये करना है। ये कैमरा यहाँ से यहाँ जाएगा, ये आपने जिमी पे रहेगा, या ये कोई सेमी सर्कुलर ट्रॉली पे ऐसे आएगा, आपको करना है। तो वो समझ बूझ उसकी रखी है। लेकिन वहां पर होता है एक्टिंग स्कूल में जो होता है फिल्म के, वहां पर कैमरा सेंस आपको ज्यादा सिखाया जाता है, और थिएटर में जो होता है ओवरऑल पूरा सेंसिबिलिटी आपको सिखाई जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस, ये मेरा मानना है, मेरा खुद का। तो थिएटर और सिनेमा, ये जो है ये बहुत ही जी, स्ट्रांग माध्यम है, लेकिन सर हम जो यंगस्टर हैं उन्हें अगर थिएटर में आइदर सिनेमा में काम करना है तो उसके लिए ऑडिशन तो देना जरूरी होता है सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे आपसे जानने में खुशी होगी कि ये जो ऑडिशन का प्रोसेस है तो हम उसका प्रिपरेशन कैसे करें सर एज एन एक्टर। देखिए अभी ये जो ऑडिशन वगैरह, ये जो सारी बातें हैं, ये आजकल आई जी है मार्केट। जी जी। पहले हाँ, ये पहले ऐसे होता नहीं था। पहले अगर तुमको किसी ने कुछ करते हुए कहीं देख लिया, या कहीं भी मानो, अगर आप उसकी नजर में कभी आ गए तो आपको बोलता था भैया आजा मेरे पास, चल हम्म। मेरी फला फिल्म। अब मुझे ये बताइए, मैं आपको एक मिसाल देकर मैं आपसे सवाल करता हूँ। जॉनी वॉकर नाम तो आप जानते हैं, जॉनी वॉकर। हाँ हाँ हाँ। वो बहुत बड़े माहिर कॉमेडियन थे, जी जी नहीं जी। है वो? जॉनी वॉकर जैसे आदमी का ऑडिशन कहाँ हुआ होगा भैया? गुरुदत्त साहब ने उनको कहीं देख लिया था। ओके, मैं क्यों मिसाल दे रहा हूं कि जी वक्त वक्त की बात है। ये आज मार्केट में ऑडिशन वगैरह ये वो ठीक है, आया, इसमें कोई गैर नहीं है। लेकिन हम्म। अगर जॉनी वॉकर साहब जैसे शख्स की ऑडिशन नहीं हुई कहीं बुला के, वो जहां हुई वहां हुई, तो साहब ने जहां उनको देखा होगा वहां देखा होगा, और वही तो उनकी ऑडिशन थी ना, वो देखे तो उन्होंने उनको क्या बुलाया, और फिर बाद में क्या हुआ, रेस्ट इज द हिस्ट्री। जी कहने का मतलब ऑडिशन प्रिपरेशन जो होता है वो वही होता है कि जो आप में है। और आपको अगर एक डायलॉग दिया जाता है, मान लीजिए कोई अभी कई ऑडिशन ऐसे होते हैं कि ठीक है आप करके भेज दो, आपका जो कुछ भी तो वो हम देख लेंगे,
ये बात होती है। या फिर मान लीजिए जैसे भाई अपने ये सुमित साहब जो है, वो एक आधी एक 4 लाइन की ये भेज देते स्क्रिप्ट, भाई सुरेश जी आप ये कर लो और आप मुझे ये इसका वीडियो भेज दो, नहीं तो आप मेरे वहां आ जाओ, पुणे में आ जाओ और आप मेरे सामने ऑडिशन। तो ये प्रिपरेशन जो होता है इज द सेम काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द रोल दैट यू आर गोइंग टू बी ऑफर्ड। आपको देना चाहते हैं वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, इसकी प्रिपरेशन में भी आपको उतनी ही डेडिकेशन से उस ऑडिशन के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है। और अगर आजकल की ये जो ये अगर अगर रीत बात हो गई है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। आपको वो देखना चाहते हैं सामने सामने, तुम उसको कैसे परफॉर्म कर पाओगे। और 1 2 3 4 ऑडिशन ऐसे अगर आपके हो गए तो फिर एक कलाकार कभी भी तैयार होता रहता है, फिर हो जाता है, कहते हैं चल भाई ये मुझे कुछ नहीं लगता। ये एक आम सी बात हो गई है आजकल, ऑडिशन जो हो गई है ना विकास जी, ये आम सी बात हो गई है। तो ऑडिशन के जी लिए जी जी। प्रिपरेशन के लिए उतना ही प्रिपरेशन करना और उतनी ही शिद्दत से प्रिपरेशन करना जरूरी होता है जितनी शिद्दत से आप किसी रोल के लिए प्रिपेयर करते हो, ऐसा है। मुझे ये सर जानने में खुशी होगी कि ये जो वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर रहते हैं, जी जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि जैसे मराठी में हम बोलते हैं कि घरानी चाहिए, यू नो तो एक्टर जो रहता है तो उसके बच्चे को भी इजीली काम मिलता है, लेकिन जो मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास जैसे हम जैसे बच्चे हो गए तो उनको काम मिलने में ढूंढने में बहुत सारी तकलीफें होती है। तो जो नया एक्टर है वो काम को कैसे ढूंढे, वो कैसे काम को ये कर सकता है कि चलो अभी मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया है तो उसके साथ ही मैं और सारे प्रोजेक्ट में कैसे काम करूं, तो उसके बारे में सर मुझे जानने में खुशी होगी आपसे कि नया एक्टर जो है वो काम कैसे प्राप्त करे। देखो अगर आपको एक एक काम मान लीजिए अगर अगर आपको मिल गया है तो उस काम के बाद में या उस काम के जरिए से आपको और 10 लोग आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये तो बात सही है। जी फिर चाहे वो मेकअप मैन हो, चाहे वो और कोई लाइट मैन हो, या कोई मान लीजिए कोई एक डायरेक्टर का कोई चौथा तीसरा असिस्टेंट हो, या जो कुछ भी हो, तो ये सब लोग आपको देखते रहते हैं। फिर असिस्टेंट कैमरामैन हो, ये आपको देखते रहते हैं जब भी आप काम करते हो एक एक प्रोजेक्ट में। तो आप इस इन 10 लोगों के जरिए और 10 लोगों तक आप जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए एक फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ, कुछ भी हो, एक छोटा मोटा रोल है। अब उसमें मैंने अगर अगर मेरे वो ये बता दिए तो जाहिर है कि उन 10 लोगों में से 4 तो लोग ऐसे होंगे कि जिनकी नजर में मैं उन्हें पसंद आया हूं। हालांकि उनका जी वैसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो लोग किसी डायरेक्टर के पास या किसी प्रोड्यूसर के पास हायर होते हैं, जब उनमें जब कोई बात चलती है तो आपके नाम का सुझाव अपने आप उस आदमी के जरिए उस डायरेक्टर तक या उस प्रोड्यूसर तक जाता है। लेकिन बशर्ते ये कि आपका जनसंपर्क भी उतना काफी तगड़ा हो। यू सोशल शुड कॉन्टेक्ट। बी, यस, यू शुड बी अटैच्ड विद द पीपल वेरी फर्मली। यहां तक कि मैं आपको एक बात बताऊं, स्पॉट बॉय जो होते हैं ना, वो भी कुछ कम नहीं होते। जी वो जी भी जी। कभी किसी को जाके बोलते कि साहब वही जो लड़का था ना, वो नहीं क्या, वो जो मैंने जो पिछली फिल्म की, क्या हम्म। किया उसने। अब देखो यानी मैं खाली आपको आपको मैं आपको सुझाव देता हूँ, मैं आप उसको ट्राई करके देखो। तो कभी कभी स्पॉट बॉय का भी सुन लिया जाता है और आपको बुलाया जाता है। और हो सकता है कि वो जरिया बने आपको कहीं और इतनी ऊंचाई पर। तो ये ऐसे हुआ है, होता है, ये मैंने देखा है बहुत से लोगों के बारे में। मैं भी आपको उनके नाम नहीं बताऊंगा, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है, मराठी में नहीं।
तो ये बात। हर 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 चीज मॉनिटर होती है। जैसे कि आपने बताया कि आप सेट पे हो, तो आपका बिल्कुल बिहेवियर कोई ना कोई तो देख रहा है। आप बिल्कुल। एक्शन के बाद वो कैरेक्टर में घुस रहे हो, लेकिन वो जो कैरेक्टर छोड़ने के बाद आप इंसान कैसे हो, तो वो जी भी वो जो सारी चीजें है, वो जो बिल्कुल। सेट है, सेट के ऊपर जो कैमरा मैन आपने बोला, आर्ट डायरेक्शन होगा, लाइट्समैन होगा, जैसे स्पॉट बॉय होगा, या फिर कोई प्रोड्यूसर आया होगा, इधर कोई भी उससे रिलेटेड जो बंदा है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जी और वो काम से बिल्कुल काम हमें मिलते जाता है। तो ये सोशल बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बहुत कनेक्ट इंपॉर्टेंट है ये। कनेक्ट, हाँ, कनेक्ट हाँ। होना और चाहिए। तो ये कहूंगा कि आपका पीआर जो है ना, जो पब्लिक रिलेशन है ना, आपके बहुत स्ट्रांग होनी जी 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 जी। लेकिन सर मुझे चाहिए। ये आपसे जानने में खुशी होगी कि हमारा कंफ्यूजन इनिशियली स्टेज में ऐसे होता है कि अभी टीवी आया, टीवी है, फिल्म है, थिएटर है, ओटीटी है, तो जो नया एक्टर है, तो उसने स्टार्ट जो है उसका, जो उसकी जो बिगिनिंग है, उसकी जो जर्नी है, वो कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? आपको क्या लगता है सर? कहीं से भी करो, लेकिन करो। कहीं से भी जी, करो लेकिन करो। उस करो फर्स्ट का, स्टेप। वो करो जो लफ्ज है ना, वो बड़ा जी अहमियत रखता है। वो बड़ा जी अहमियत रखता है। अगर मिलना है तो देखिए विकास जी, आज जो भी अभिनेता अगर ये सोचता है कि नहीं भाई मैं एक्टर हूं, अरे तू है, लेकिन तुम्हारी पहचान क्या है? वो पहचान बनाने में वक्त लग जाता है। और जब एक बार पहचान बन जाती है, तो उस पहचान को टिकाने में और ज्यादा वक्त लग जाता है। पहचान बनाते हो आप क्या? एक्टर की हैसियत से। लेकिन जब पहचान बन जाती है, तो उसके बाद में भी एक शख्स आता है, जो एक्टर बनने से पहले जो शख्स था, वो शख्स कैसा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और जितने भी मतलब अपने दर्शक भी जी। जो देख रहे होंगे, तो समझ लें कि एज अ ह्यूमन बीइंग, हाउ हम्म। गुड पर्सन यू आर टू वर्क विथ एन अदर पर्सन एज एन एक्टर। तो ये बात बहुत, एक्टर बन के आपकी पहचान तो हो गई, लेकिन उसके बाद जब पहचान हो जाती, उसको टिकाने में ज्यादा वक्त लगता सर आपने पुरानी फिल्में, पुराना थिएटर, या फिर मराठी फिल्म इंडस्ट्री, जो पुराने फिल्म्स है, डॉक्यूमेंट्रीज है, तो उसमें भी काम किया है, और आज जो मॉडर्न फिल्म है उसमें भी आप काम कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं कि इन पुराना सिनेमा जो है और नया सिनेमा जो है, तो है। उसमें क्या अंतर है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुराने गाने हैं वो हमें बहुत रुझाते हैं और अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसके जो वर्ड्स है उसमें मीनिंग होता है। जो पुरानी फिल्म थी, वो जो स्टोरी टेलिंग था, तो वो जो है कि हम समाज को कुछ ना कुछ उस माध्यम से दे रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं। और आज के फिल्म जो है, तो आप किस प्रकार से उसमें डिफरेंशिएट करते हैं, आप किस प्रकार से इन दोनों चीजों को देखते हैं सर? ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये मेरा मनचाहा सवाल होता है हमेशा। मैं जहां भी जाता हूँ, किसी भी के शिविर में भी मैं जाता हूँ, तो वहां ये सवाल मुझसे पूछा जाता है, और मैं इसके ऊपर बहुत बोलता हूँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा, देखिए, जब भी फिल्में, अगर आप टेक्निकल सफिशिएंट हो गई फिल्में सन 2000 के अरसे में, 2000, 10-15 साल पहले, तो मान लीजिए अगर अगर ये 2025 है, तो 2010 से होती चली आ रही, टेक्निकली सफिशिएंट होती आ रही, मतलब डेवलप होती आ रही। अब देखिए, मैंने वो दौर देखा है जहां फिल्में को रील लगाते थे, नेगेटिव्स लगाते थे, और वो शूट किया जी जाता। जी 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 एडिटिंग जो होता था, तो वो टेबल पे होता था, एडिटिंग टेबल, एडिटर्स टेबल बोलते थे उसको। ओके। वो ऐसे, वो यूं घुमाते थे एक एक तरफ से और दूसरी तरफ से, फिर वो देखने की, हाँ कितने फ्रेम है, कितने फ्रेम, ओके यहाँ पर ओके हुआ, तो हाँ वहां पर कैची लगा तो कट करो, फिर आगे फिर जोड़ो उसको, फिर चलो। ये सब मैन्युअली होता था, और उसके ऊपर बहुत बहुत कड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में फिर सारा प्रोसेसिंग आता था, फूड प्रोसेसिंग आता था, बैकग्राउंड म्यूजिक आता था,
लिपसिंग आते थे, कलर करेक्शंस आते थे, ये तभी भी थे, आज भी है। लेकिन पहले जो था ना विकास जी, यानी ये टेक्निकली सफिशिएंट होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 के पहले की मैं बात, तभी बहुत सारा ये जो काम था प्री प्रोडक्शन के बाद का, यानी पोस्ट प्रोडक्शन के बाद का, ये सारा बहुत सारा काम ये मैनुअल होता था, इंसान जी करते थे, टेक्नीशियंस करते थे, और जो उसमें महारत हासिल थी उनकी, वो महारत हासिल करने में उनकी उम्र निकल जाती। आप यकीन नहीं मानेंगे, एडिटिंग रूम में से एडिटर कभी कभी सवेरे 6 बजे भी बाहर निकलता था, काम उसका उस दिन का खत्म। तो पहले दिन सवेरे 6 बजे आके वहां बैठा, 24 घंटे एडिटिंग टेबल पे काम करने वाले एडिटर्स कभी भी मौजूद कभी नहीं है, वो हयात नहीं है, ये कहना है मैंने। तो ये जो जो बताया मैंने, ये बात की बात बताई मैंने आपको पोस्ट प्रोडक्शन। लेकिन आप सोचिए, जब एक डायरेक्टर जैसे मान लीजिए राज खोसला साहब होंगे, या सिप्पी होंगे, या बी आर चोपड़ा होंगे, या एस चोपड़ा होंगे, जो भी अच्छे अच्छे, या फिर विजय आनंद हो गए, या कोई भी ले लीजिए, एक शॉट ओके करने में उस डायरेक्टर की नजर कितनी तेज होनी चाहिए कि ये जो 7वां टेक जो मैंने लिया ना, यही ओके होगा। क्योंकि उसको इतना ध्यान रखना पड़ता था कैमरामैन के साथ में कि आजू बाजू में कहीं डिस्टरबेंस साउंड का, या किसी और मतलब के फिजिकल बॉडी का, या ये तो नहीं आया, इसके एक्सप्रेशंस तो ठीक थे, इसका इसकी मूवमेंट तो ठीक आ रही है भाई, फ्लो में कैमरा ठीक स्पीड से चला, मतलब ये सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए उसको इतना दिमाग चलाना पड़ता था। आज तो तुम्हारे सामने भैया मॉनिटर है, 50 बार उसको आगे पीछे करके देख सकते हो, अरे नहीं नहीं ये यहाँ ये हुआ, ये यहाँ ये हुआ। तो चीजें आज के जमाने में आसान हो गई, लेकिन उसमें उतना वर्किंग का जो पावर जो बोलते हैं ना हम लोग, हम्म। दिमागी इम्प्लीमेंटेशन जो था, ये पुराने जमाने के फिल्म मेकिंग में बहुत, जी इसलिए तभी की जो फिल्में थी, आप जो बोलते हैं ना कि जैसे स्टोरी, और कैसा था, देखिए मैंने राज कपूर साहब जैसे लोग देखे हैं, मैंने अमोल पालेकर जैसे लोग काम करते हैं, कि मैं तो अमोल जी के साथ में 2-3 प्रोजेक्ट्स में रहा हूँ, लेकिन आरके मतलब इनको पापा जी मतलब राज कपूर साहब को, तो मैंने 4 या 5 फिल्मों को उनको मैंने करते हुए देखा है। 8-8 दिन में रहा हूँ उनके ये इसमें लोनी लोनी काळभोर में, ये उड़ई कांचन में जहाँ हम्म। उनका ये राजपाट था, नहीं है वो, तो जी वहां पर मैं रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए। मेरा प्रेम रोग के सेट लगाए थे हमने आरके में, और जो बड़ा जो महल है ना, वो सब बेल पत्ते पान फूल वो सब वहां लगाए थे, लेकिन बट आई वॉज अ पार्ट एंड पार्सल मेंबर ऑफ आरके फिल्म्स, के लिए मैं आता था वहां, मैं वो प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं 8-8 दिन में यहाँ रहा हूँ, और मैंने देखा उनके काम कर दिया। तो मैं क्यों क्यों राज कपूर इतना अच्छा फिल्म मेकर बना, क्यों उसको शोमैन कहते हैं? तो वो वाली बात एक बहुत टॉपिक हो जाएगा बहुत लंबा, लेकिन मैं बात, तो वो जो आंख थी ना हर डायरेक्टर की, वो बहुत शार्प थी, उनका नजरिया बहुत शार्प था, और कैमरामैन भी वैसे थे, कैमरामैन भी वैसे थे। और उस वक्त के फिल्म मेकिंग सर में, आपने जी उस वक्त के फिल्म मेकिंग में जैसे एक स्टोरी तुमको जब अपील होती थी ना, तो क्यों अपील होती थी, वो क्यों लगती थी कि भाई हाँ यार ये कुछ फिल्म है, तो आप 2 बार 3 बार जी 4 बार देखते क्यों? उसमें हर एक फ्रेम में ना ठहराव था, एक सीन जब आता था पर्दे पे तो आप उसको देख, सोच, और उसको अनुभव करने के लिए आपको कुछ सेकंड का वक्त मिलता। आज वो नहीं, जी जी सटासट 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 जो भी एडिट करते हैं, तो एक गाना कहां से कहां चला जाता है, वो गाना खत्म होने के बाद में उसकी पहली लाइन आपके जहन में नहीं आती। दिस इज नॉट द थिंग। इसकी मैं मतलब क्या ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मिसाल दूंगा। आराधना फिल्म देखी है आपने, राजेश खन्ना शर्मिला ठाकुर की? हम्म। देखी है ना?
हमारे सारे दर्शकों ने भी वो देखी होगी। तब वो रूप तेरा मस्ताना जो गाना है ना, हम्म। कहीं कट नहीं है उसमें। सर्कुलर ट्रॉली पे कैमरा प्लेस करके शक्ति सामंत साहब ने वो पूरा वन टेक में वो गाना फिल्माया है। दैट इज वन टेक, वन शॉट। और दूसरा, मैं एक दूसरी मिसाल दूंगा। आपने इवनिंग इन पेरिस फिल्म देखी है आपने, शम्मी कपूर साहब की, शर्मिला टैगोर की? हम्म नहीं देखी? हम्म। देखी है कि नहीं देखी? हम्म। अगर नहीं देखी नहीं होगी सर, तो आप नहीं। देख लीजिए। हम्म। वो जाने मन दिलारा, एक नजर इधर भी, ये जो गीत है ना, ये शम्मी कपूर हम्म। हेलीकॉप्टर से लटके हैं। देयर इज नो डमी, नो स्टंटमैन, वो खुद लटके हैं वहां। और नीचे शर्मिला ठाकुर सर्फिंग कर रही हैं। तीन तीन कैमरे नीचे बोट में रख के वो सॉन्ग उन्होंने शूट किया है। कैसे किया होगा सोचिए। आप जब वो फिल्म देखेंगे तो ये मेरे लफ्ज, ये मेरे शब्द आपके जहन में आएंगे, और फिर आप सोचिए और मुझे कभी फोन करके फिर कहिए कि सुरेश जी आपने जो कहा था ये बात सही है। कल तो बहुत ये हो गया, आजकल तो ड्रोन आ गए। हाँ। उस वक्त तो हेलीकॉप्टर हायर किए जाती, आज तो ड्रोन आ गए, तो ड्रोन कितने भी ऊपर ले जाओ। तो टेक्निकली द फिल्म आर सफाइस्ड, लेकिन वो चार्म नहीं उतना आता जितना पहले दिखे। फिल्म मेकिंग में परिवर्तन आ गया है, तब्दीली आ गई है, लेकिन जो मजा कहते हैं स्टोरी की हैसियत, कुछ ही फिल्मों में, ऐसा मेरा मानना जी 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 जी। है। और तब के जो डायरेक्टर्स थे उनको एक तीसरी आंख थी, मैं तो ये कहूंगा। और कैमरामैन भी अपनी एक आंख से नहीं देखता था पूरा कैमरा, उसकी मन की आंख से भी देखता था। ये भी बात, तो ऐसी बहुत सी अच्छी जी बातें सर। हैं। तो पुराने जमाने में जो लोग थे वो हार्ड वर्क थे, उनका डेडिकेशन, पैशन, वो डेडिकेशन, बहुत ही डेडिकेशन। अलग लेवल का था। और आज का जो सिनेमा है वो कमर्शलाइज हो रहा है, बहुत सारी चीजें इजी वे में हो रही है और उसकी कदर नहीं है। ऐसे भी कदर हम नहीं। हम आपके माध्यम से सुन रहे हैं। तो मुझे एक चीज है कि आपने बहुत सारे दिग्गजों के साथ काम किया, स्मिता तलवकर जी है, अमोल पालेकर जी है, वामन केंद्रे जी है, तो ये बहुत बड़े हस्ती है, ये बहुत बड़े नाम है फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये इनके इनके साथ काम करते करते आपने बहुत सारी चीजों का अनुभव लिया, आप सीखे। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपकी प्रेरणा कौन रहा सर, जिससे आपको लगा कि दिस इज द हुक एंड आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर? ऐसे आपको कब लगा सर? देखिए, ये सवाल ऐसे जाता है या ऐसे आता है मेरी तरफ, जैसे भाई आपके आपके चुनिंदा या आपके चहेते कलाकार कौन है। तो मैं आपको जी। एक एक बात बताऊं। हाँ, अगर अगर थिएटर में, अगर आप कहेंगे थिएटर की बात अगर आप करें, तो थिएटर में देखिए डॉक्टर श्रीराम लागू थे, सत्यनाथ घानेकर जी थे, दत्ता भट्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले नट सम्राट और हिमालयाची सावली, ये दो नाटक उन्होंने हम्म। वो परफॉर्म करते थे। शांता जोग जी थी। ये सारे थिएटर के मैं नाम बता रहा हूं। तो नीरू फुले साहब हैं अपनी, जो कि थिएटर पर्सनालिटी है बहुत अच्छी। और बहुत से महाराष्ट्रियन अपने जो एक्टर्स हैं, ये सारे थिएटर से हैं, आज भी आते हैं तो वो थिएटर से आते हैं। लेकिन उस वक्त का कसा हुआ जो कलाकार आज जो है, थोड़ा सा कमर्शियलाइज होने के की वजह से थोड़े से वो कुछ कम ज्यादा, कुछ 19-20 होते हो, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन है आज भी जी। अच्छे सब कलाकार, ऐसा। ये हुई थिएटर की बात। अमोल पालेकर जी भी रिलेटेड है थिएटर से, गिरीश कर्नाड जी भी रिलेटेड है थिएटर से। और हम तो रहे हैं सत्यदेव दुबे जी के शिष्य रहे हैं, क्योंकि उनके तो 3 शिविर किए मैंने। शिरूर में आने के बाद में भी मैं पुणे गया था, जब भी मैं 2 बच्चों का पिता था। तो इतनी वो शिद्दत थी मेरे में। फिल्मों में अगर आप कहेंगे तो मेरे चुनिंदा कुछ एक्टर्स रहे, जैसे संजीव कुमार, बलराज साहनी, ये नाम आपको पता है? नूतन सुना जी, है सर। नूतन जी। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, दिलीप कुमार साहब तो है ही है, वो तो।
मतलब महान शख्सियत है। तो ये सारे जो लोग हैं, और भी हैं दो चार जो अभी मतलब इतने आसानी से नहीं आ रहे हैं मेरे इस जहन में, लेकिन और आजकल की अगर अगर कहें तो फिर रेखा जी हैं हीरोइंस में। तो देव साहब भी बहुत अच्छे हैं, देवानंद जी। तो वो अपने अपनी जगह पे उनका एक अपना अपना उन्होंने वो मुकाम बना के। तो इन लोगों की अभी मैं आपको एक बात बताऊं, जब जिक्र संजीव कुमार साहब का हुआ है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने नया दिन नई रात की फिल्म, इस नाम की फिल्म कभी सुनी है? नया दिन नई रात, सुनी है कि नहीं सुनी है? ये बहुत पुरानी फिल्म है। हाँ, देखी है क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं देखी होगी तो आप जरूर देख लीजिए। एक अभिनेता संजीव कुमार जी ने उसमें 9 रोल किए हैं, 9 कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं। ये जो नवरस की जब बात आपने छेड़ी ना बीच में, ये सारे नवरस उसमें आपको और जिस शिद्दत से, जिस ताकत से उन्होंने उस उनको जो पोर्ट्रे किया है, आप देख लीजिए। और ये मेरा तहे दिल से सारे दर्शकों को भी ये मेरा कहना होगा, ये मैं आपसे विनती करूंगा कि ये फिल्म आप जरूर देखिए। इसलिए देखिए कि उसमें संजीव कुमार ने जो अभिनीत किया है, एक एक कैरेक्टर आप देखिए। मैंने नया दिन नई रात मैंने 12 बार देखी है साहब, 12 बार, 12 टाइम्स, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 रोल्स ऑफ संजीव कुमार। ये 2 रोल इतने मेरे मन को छू गए थे। एक तो जो किया है उन्होंने, वो लेप्रेसी वाला जो रोल किया है, लेप्रेसी वाला जो रोल किया है वो, और दूसरा एक जो रोल किया है उन्होंने उसमें पागल का रोल। हालांकि उनका जो पागल का रोल फिल्म खिलौना में भी हुआ था, लेकिन फिल्म खिलौना का जो पागल का रोल है वो इससे कहीं अलग है, नया दिन नई रात से कहीं अलग है। और कोशिश में तो उन्होंने जो गुंडे का रोल किया है वो तो और भी अलग है। वहां तो गुलजार साहब रहे, और डायरेक्टरों में अगर कहोगे तो गुलजार साहब तो मेरे बहुत ही पसंदीदा है। तो इसी बात को इनसे सर मैं आगे इसी बात को सर मैं आगे लेके जाना चाहूंगा कि ये जी जो नए एक्टर होते हैं, जो जैसे आपने डिफरेंशिएट करके बताया कि पुरानी फिल्म है और वो देखनी भी चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल। जो, जैसे कि मैंने भी बहुत सारी फिल्में नहीं देखी, जैसे हमारे जैसे ये जो नए एक्टर हैं, ये इनिशियल स्टेज में जैसे कि अपॉर्चुनिटी कभी कभार ही आती है और वो अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले हमें वो प्रिपेयर होना चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी आई है, उसको ग्रैब करना है और उसके पहले प्रिपरेशन भी चाहिए। लेकिन ये जो नए एक्टर है, ये आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये कौन सी गलतियां करते हैं? देखो, गलतियां नहीं कहूंगा मैं इनको, गलतियां नहीं कहूंगा। क्यों? कि बच्चे ये जो युवा वर्ग है, बच्चे नहीं कहूंगा, ये जो युवक हैं या ये जो जी युवतियां हैं, ये नए होते हैं। इनको हर बात का इल्म नहीं होता, समझ नहीं होती कि क्या करना चाहिए तो क्या होगा। और ये बताने वाले बहुत बहुत अभी मतलब क्या कहते हैं, तजुर्बेकार लोग बहुत बहुत कम है, या फिर जिनके पास है वो ये बताते भी नहीं। क्यों? अगेन फिर, ये क्या मेरा कॉम्पिटिटर तो नहीं बनेगा कल कल को जाके? इस वजह से भी शायद कुछ हो, या वही नहीं बताना, ये मैं क्या बताऊं तुमको, ये इस मिसगाइड भी हाँ करते हैं। हाँ, और कभी कभी मतलब मिसगाइड भी होते हैं। जी जी तो जी। मेरा ये कहना है कि हमेशा ट्राई टू बी अ लर्नर। सामने वाला कोई भी हो, अगर कुछ सीखने मिलता है तो उसको छोड़ो, तो उससे कुछ गलतियां भी हो जाए, गलतियां जब एहसास होता है गलतियों का, तो उनको सुधारो। और उस सुधार में से एक सीख मिलती है, उस सुधार में से भी एक सीख मिलती है अपने आप को, जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपके अंदर का वो इंसान ही आपको बताएगा कि अरे ये नहीं, ये गलत था, इसमें से तू ये सीख और चल आगे बढ़। तो सेल्फ लर्निंग जिसको हम कहते हैं ना, तो वो भी बात बहुत बहुत बार हो सकती है। लेकिन जब हम वो सीखने निकले बाहर, तो निकलना चाहिए और सीखना चाहिए। जी जो भी शख्स आपके सामने है, जो भी बैठता है, खड़ा होता है, जो भी आपसे मतलब मान लीजिए कि गुफ्तगू करता है, देखो, सुनो उसको,
और मैं तो ये कहूंगा कि जिसको अच्छा अभिनय का अगर अपने आप को अभिनेता बोल के अगर एस्टेब्लिश अगर करना है, तो ही शुड हैव थ्री क्वालिटी। तीन बातें उसने अपने आप में पॉलिश करी थी। पहले तो उसका ऑब्जर्वेशन पावर, देखो, इसको मराठी में हम कहते हैं निरीक्षण शक्ति। दूसरी आती है श्रवण शक्ति, सुनो, बारीक से बारीक जो भी आपको सुनाई देता है। तीसरी बात, आपकी वाणी, स्पीच। अब स्पीच में आता है वॉइस। जी वॉइस रिप्रोडक्शन नाम की एक चीज है साहब, जो अभी अभी कुछ एक्टिंग स्कूलों में मतलब सिखाई जाती है। हाउ टू डेवलप योर वॉइस, हाउ टू इंप्रूव योर स्पीच मॉड्यूलेशन या वॉइस मॉड्यूलेशन, उसके कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं। लेकिन फिल्म एक्टिंग स्कूल से ज्यादा ये थिएटर एक्टिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है। इसका तजुर्बा मुझे है, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड थ्रू द थिएटर। मेरा वास्ता फिर बहुत काफी बाद में आया, तो लेकिन वहां का सीखा, यहाँ मैंने अप्लाई किया, यहाँ मैंने एप्लीकेशन उसका, और वो बहुत मुझे फायदेमंद रहा। ये मेरा अपना तजुर्बा तो जैसे कि हर इंसान की एक जर्नी होती है, हर इंसान स्ट्रगल करता है, यू नो। तो है। आज के जो स्ट्रगलिंग एक्टर है, आज के जो युवा है, उनको आप सर क्या सलाह देंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्पेशली? देखिए, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, तो स्ट्रगल तो होना ही होना है। देखिए, स्ट्रगल स्ट्रगल आप मुझे ये बताइए विकास जी, स्ट्रगल कौन से फील्ड में नहीं है? ये मेरा सवाल है सही, आपसे। क्या आप सही है। आपकी ये जितने भी जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, मान लीजिए, अभी देखिए, बेसिकली आई एम अ टीचर। टीचर ये सब मैं टीचिंग, अभी आजकल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं इसके। लेकिन मैंने एक बात मैंने देखी है कि स्ट्रगल कहां पर रही है, आप ये मुझे, अब जी मैंने कुछ पढ़ाए जो कर रहा हूं मैं, ये 40 साल से मैं वो भी कर रहा हूँ, टीचर होने के बावजूद मैं इस इसमें मेरे बहुत सारे विद्यार्थी, कोई डॉक्टर बने हैं, कोई वकील हैं, कोई बिजनेस में आए हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसमें से कुछ करें तो वो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। कि मराठी मध्ये याला म्हणतात, ज्याला काय करता येत नाही त्याने राजकारण करावं किंवा वो समाजकार्य करावं, वॉट एव्हर इट इज। जी जी नहीं खैर, ये अपना मजाकिया तौर पे मैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, स्ट्रगल तो आपको करना ही करना है। तो स्ट्रगल जब आप कर रहे हैं ना, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, स्ट्रगल भी आपका बड़ी शिद्दत से होना चाहिए। योर स्ट्रगल ऑल्सो शुड कैरी द पैशन इन यू, बी पैशनेट टू स्ट्रगल। नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ यार मेरे को नहीं, अरे नहीं मिलेगा, नहीं। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को, वो समय आने तक कि तुम्हारा स्ट्रगल अगर होता है पूरा, तो जरूर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जरूर मिलेगी, किसी ना किसी रूप से तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो स्ट्रगल जी तो सर है, जी। लेकिन स्ट्रगल भी उतनी शिद्दत से करो, मैं ये कहूंगा, क्योंकि स्ट्रगल के सिवा तुमको कुछ हासिल नहीं होने वाला, और होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसकी मजा नहीं होती कि नहीं। लज्जत अगर आपको लेनी है आपके काम की, तो उसको शौकिया तौर पे मत लो, शौकिया तौर पे मत ले, चलो यार मैंने एक कर लिया बस हो गया, नहीं, तो फिर वो करो मत। बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, कंसिस्टेंसी पेज यू, वो आपको देती है कुछ प्राप्त करके। तो कंसिस्टेंट रहना स्ट्रगल में भी, ये भी बहुत एक अपने आप में एक बहुत अहम बात है जो होना चाहिए। जैसे कि अपने पसंदीदा
करियर में, क्षेत्र में स्ट्रगल करना तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसे हम कुछ लोग तो स्ट्रगल को भी अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उसको भी एक पॉजिटिव वे में देख के आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जैसे सर। मान लीजिए सो अगर कोई एडवोकेट बनता है तो 3-4 साल का तो हम्म। उसका वेटिंग पीरियड है। डॉक्टर जी बनता है जी उसको भी तो मतलब देयर इज सम टाइम जी। टू वेट। बिजनेस में भी यस सर। अगर आ गए तो ऐसा नहीं कि भाई आज आज आपने दुकान लगा दी तो कल से आपकी दुकान शुरू, ऐसा नहीं होता। यस सर। राजकारण में भी अगर आए तो आप तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप मिनिस्टर या कोई अंबर खासदार तो नहीं बन सकते, एमएलए एमएलसी तो नहीं बन सकते। तो पहले तो आपको यस मतलब सर। कार्यकर्ता से होते हुए जाना है। तो सेम थिंग इज हियर ऑल्सो। यस सर। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम आगे जाके आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में जानना भी चाहेंगे। तो मैं सुमित सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर, क्या हम क्वेश्चन आंसर का जो हमारा सेशन है उसे स्टार्ट कर सकते हैं सर? हाँ जी। हाँ, क्वेश्चन आंसर का आप स्टार्ट कर सकते हो। जिनको सवाल जी सर। होंगे वो पूछ सकते हैं अभी। जी सर। तो मुझे मेरी ओर से आप सभी को गुजारिश है कि आप अभी आपके जहन में कुछ सवाल है या फिर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ समझना है, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश जी हेलो। गायकवाड़। तो इनके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपके कोई सवाल होंगे तो जरूर पूछिए, हम उनसे बातचीत करेंगे और वो सवालों के जवाब ढूंढने में मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। तो प्लीज आपके कुछ सवाल होंगे तो आप बताइए। यस, वी आर वेटिंग। हाय हेलो। हेलो। यस यस यस। क्या मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। जी आ रही है। तो सर, सुरेश सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मैं किरण भुजबल बात कर रहा हूँ। मैं एक जी किरण जी। फिल्म डायरेक्टर हूँ। तो ऑन बिहाफ ऑफ हमारे सारे एक्टर दोस्त, उनसे उनके जरिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो नए एक्टर है जिन्होंने अभी शुरू किया है एक्टिंग में, हम्म। तो उनके पास स्टार्टिंग में तो कोई ऑप्शन नहीं होता है स्क्रिप्ट के बारे में कि जो भी काम आए वो करो। लेकिन फिर भी अगर उनके पास दो ऑप्शन आए कि जैसे एक एवरेज स्क्रिप्ट है लेकिन कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, या फिर कैरेक्टर एवरेज है लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो जी। उस केस में आप क्या सजेस्ट करोगे एज ए न्यू कमर को? अ, देखिए किरण जी, मैं ऐसे कहूंगा कि अगर आप मतलब नौसिखे हैं या अगर आप एमेच्योर हैं, आप अभी आ रहे हैं जैसे, तो जो भी काम मिले आप, जो भी रोल मिले, रही बात सिर्फ स्क्रिप्ट की, तो स्क्रिप्ट आफ्टर ऑल इज अ स्क्रिप्ट विच इज टू बी हैंडल्ड बाय डायरेक्टर। मैं ये नहीं कहता कि कोई स्क्रिप्ट एवरेज होती है या कोई ये होती है। उसमें का जो किरदार आपको निभाने का जो मौका मिला है, और अगर वो आप तक अगर वो आया है तो आप उससे हासिल कीजिए। और आप इस तरीके से हासिल कर लीजिए, या ये सोच रख के आप हासिल कर लीजिए कि ये जो मुझे मिला है, इसको मैं मेरी मेरे तरीके से मेरी ताकत लगाकर अच्छे में अच्छा इसको मैं पोर्ट्रे करने की मैं कोशिश करूं। ये जहन में रख के आप उसको हासिल हासिल कर लो, वो अपॉर्चुनिटी आप ले लो। मैं तो ये कहूंगा उसे आप छोड़िए मत। क्योंकि देखिए, इफ इट इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी और इफ इट इज द ओनली अपॉर्चुनिटी, दैट ओनली अपॉर्चुनिटी इज नॉट गोइंग टू टेक यू टू द पिनेकल ऑफ सक्सेस। इसमें दो बातें फिर से ऐसी आती है कि अगर मान लीजिए आपने उसको ले लिया, आप हासिल कर ली वो अपॉर्चुनिटी, और आपने अच्छे से अच्छा उसमें आपका ये उसको बहुत अच्छा ये दिया, ये बनाया आपने, तो आपको लोग पहचानने लग जाते हैं। बार बार आप उनके जहन में जाते रहते हो या आते रहते हो।
यारी नहीं वो। देखो इसका मैं एक आपको इसकी एक बात की मैं आपको ये दूंगा, मिसाल दूंगा फिर से। फिल्म शोले तो आपने देखी होगी जनाब किरण जी, फिल्म शोले तो देखी है ना आपने, इससे भुजबल हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए। देखिए। हाँ पूरे फिल्म में 3.5 घंटे की फिल्म है वो। पूरे फिल्म हाँ, में जो मैकमोहन जी जो है, जो सांबा है, उसको डायलॉग कितने हैं? करेक्ट। एक ही डायलॉग है। वो पूरे बहुत ही कम है। 50,000। हाँ Am I right? पूरे पचास हाँ हजार अभी जब गब्बर हाँ सिंह उसको पूछता है, उसके बाद का उसका एक सीन है, हाँ अरे ओ सांबा जरा उठा तो बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। सिर्फ अपनी वो रखी हुई बंदूक उठाता और धर्मेंद्र जी के ऊपर वो निशाना लगाता। उतनी एक ही एक्शन उसकी है, बाकी कुछ नहीं। मुझे ये बताइए कि 3.5 घंटे की फिल्म में अगर सांबा इस कैरेक्टर का उतना ही अगर जीना है, जीना मतलब एग्जिस्टेंस है, तो पूरे फिल्म में तो वो है वो दिखता नहीं, लेकिन he has just got one sentence and one action, बाकी वो सब है। He's just existing, he is not acting। लेकिन वो उस एक छोटी सी बात के लिए या एक वो डायलॉग के लिए सांभा कितना फेमस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? हुआ ना। तो रोल छोटा या बड़ा, स्क्रिप्ट कैसी, आपको रोल मिल रहा है, आप ले लीजिए। ये मेरा कहना होगा किसी भी उभरते हुए नवयुवक कलाकारों, अगर मिल रहा है आप ले लीजिए। और आप इतने कॉन्फिडेंट रहिए कि मैं इसको सोने में तब्दील मैं करूंगा, मैं ये कैरेक्टर ऐसे पोर्ट्रे करूंगा कि ये याददाश्त बदल के रह जाए। ठीक है, आप कहीं तो जाएंगे ना उसके अच्छाई तक, या उसको मैक्सिमम देने के लिए आप एक मतलब प्रयत्नशील तो रहोगे ना। और हो सकता है कि उसमें आपका नाम बन जाए, उसमें आप लोगों के नजर में आ जाए। तो छोड़ना नहीं, अगर मौका मिल रहा है आप छोड़िए नहीं। स्क्रिप्ट ये सब बात की बात है। अगर पहला या दूसरा मौका है तो आप लेते चलिए। हो सकता है कि ये करते करते आपको कहीं हो। जी सर, जी सर। तो ऐसा है कि जो काम मिला है उसे आपको बहुत ही शिद्दत से करना है, 100% आपके देने हैं। जैसे कि जो सबसे पहली बात स्टोरी तो अच्छी भी हो, बुरी भी हो, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो उसके हाँ बारे exactly। में सोचने से अच्छा है कि हम जो हमारे पास है, तो उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो रोल है, हमारा जो कैरेक्टर है। आप स्वीकार करो, जी, उस जी, मौके को आप अब स्वीकार करो। जी, बिकॉज सी डायरेक्टर इज आफ्टर ऑल अ स्टोरी टेलर। जी। डायरेक्टर इज अ स्टोरी टेलर, क्योंकि स्टोरी उसकी होती है ना, उसके हाथ हम्म, में। एंड इन दैट प्रोसेस ऑफ द स्टोरी टेलिंग यू आर वन ऑफ द कैरेक्टर्स। बस इससे ज्यादा तुम कोई नहीं हो। लेकिन तुम्हारी उसमें बहुत अहमियत है। अगर तुम नहीं हो तो वो स्टोरी आगे बढ़ेगी नहीं ना भैया। तो उस एक कैरेक्टर को आप कितनी अच्छी तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हो, ये देखा जाता है जी। ना। और सर और मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा कि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जी नए नए एक्टर का अच्छा कैरेक्टर होते हुए भी वो कैरेक्टर शॉर्ट है, इसलिए वो रोल छोड़ देते या फिर वहां पे काम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने ये अपकमिंग एक्टर का माइंड क्लियर करने के लिए मैंने पूछा। और मैं भी इस राय से बहुत अलाइन हूँ कि जो काम मिले वो कीजिए इनिशियल फेज में। बाद में बिल्कुल। कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा आएगा आपके हाथ में कि वो आपको हिट करा दे। तो बस मैं एक्टर का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने क्वेश्चन किया। जी बिल्कुल। और मैंने भी उन्हीं के लिए मैंने ये क्या बताया हाँ हाँ हाँ, कि जो भी मिल रहा करेक्ट है करेक्ट वो आप स्वीकार करेक्ट। करो, उसको छोड़ना क्योंकि नहीं। ऐसा ऐसा सवाल आता है बहुत सारे एक्टर के जी मन जी बिल्कुल आता है। में। हाँ, थैंक यू। सो अगला सवाल किसका है, आप पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहता है सवाल?
Yes, yes, please. हाँ सर, विकास वायल है। Yes. मैं जो एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, अभी अपकमिंग मतलब न्यू एक्टर है, राइटर और डायरेक्टर है। जी तो जो जी शुरुआत है मेरी, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाया था, वारकरी संत श्रीपाद करके। वो माइथोलॉजिकल फिल्म थी, तो उसको हम्म 6 नेशनल अवार्ड मिले हैं और Great. 8 सिनेमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड मिले हैं और 13 सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड मिले हैं सर। जी तो जी मेरा जी कहने का मतलब सवाल पूछने का ये मतलब है कि सर मुझे और आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए सर। और मैं जो मतलब मैं एज ए एक्टर किया हूँ खाली मराठी में किया हूँ, हिंदी में मुझे अभी कुछ अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या ये मेहनत करना पड़ेगा और क्या उसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए था सर। मुझे मराठी में कैरेक्टर मिलता है मगर हिंदी में नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, आपने आपने आपका नाम क्या बताया? मेरा सर विकास वायल है। आई एम द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ दादासाहेब फाल्के चित्रपट यूनियन। और ओके। कल हमारा सर अवार्ड फंक्शन होने वाला है अच्छा। रविंद्र नाट्यगृह में, अपना प्रभा देवी में, दादर में। तो ओके उसके ओके। लिए सर रोहिणी हट्टंगडी मैडम है, बाकी जी। सब बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड के सब एक्टर एक्ट्रेस आ रहे हैं सर उधर, ओके ओके। 7 to 10 सर। अच्छा, तो देखिए जनाब, मैं आपका सवाल जरा एक बार फिर से आपके दोहराइए कि आपको हिंदी और मराठी, तो आपको चाहिए कहाँ? हिंदी में आपको ब्रेक ब्रेक चाहिए, ऐसे एक आपकी इच्छा है, इजंट इट? हाँ सर। हाँ। मैंने मैंने जो मैं मराठी में मेरी प्रोफाइल भेजता हूँ ना कास्टिंग डायरेक्टर को, तो मुझे जी कैरेक्टर बहुत सारे मिलते हैं, जी। मगर मुझे हिंदी में अभी कुछ ब्रेक नहीं मिला है सर। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए सर? देखिए, अभी हिंदी में अगर आपको ब्रेक अगर मिलना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप एक काम कीजिए, जैसे कि मराठी में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे आप शॉर्ट फिल्म्स बनाए हैं, जिसके लिए आप अवॉर्डी भी रहे हैं उसके। तो मैं ये कहूंगा कि एक सुझाव रहेगा मेरी तरफ से कि आप एक हाथ शॉर्ट फिल्म हिंदी में लिखने की कोशिश कीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, एंड ट्राई टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ द सोशल, आई मीन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। क्यों कि जब तक आप कुछ कुछ करते नहीं उस भाषा के जरिए, तब तक आपको लोग समझने और जानने पहचानने में थोड़ी सी उनको दिक्कत आएगी। क्योंकि अब देखिए ना, आप मराठी में इतना सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन हिंदी में अगर अगर आपको कुछ करना है, और अगर आप जब प्रोफाइल आपकी भेजते हो, तो क्यों नहीं होता, ये भी हो सकता है कि सामने वाले को या जो प्रोजेक्ट करना है उसको शायद आपके बारे में इतना कुछ पता नहीं हो कि भाई ये हिंदी में इतने ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्यों कि आपका कुछ काम अगर देखा जाएगा हिंदी, आपको कहीं सुना जाएगा, या कुछ किया हुआ अगर आपको आप जब दिखाएंगे लोगों को, तो वो चाहे भले फिर किसी और का भी हो, चाहे अगर वो भुजबल साहब जैसे डायरेक्टर ने अगर मान लीजिए कोई हिंदी हिंदी एकादा कोई प्रोजेक्ट किया है या नहीं किया, या समझो अगर उनको चाहिए, तो आप उससे कहो कि भाई मैं अवेलेबल हूँ और मुझे ये करने की ये जिज्ञासा है मुझे, तो आप उनके इसमें देखिए, एक जरिया अगर कहीं से अगर आपको मिल जाता है किसी और के साथ काम करने का, तो उसको हासिल करो, उस मौके को छोड़ो। और अगर नहीं मिलता, तो आप खुद कुछ लिखो और उसको आप ये करो, प्रेजेंट कुछ भी हो, एक भले 6-7 मिनट की भी अगर कोई शॉर्ट फिल्म हो, 10 मिनट की, तो यू गोइंग टू डू दैट। उससे होगा ये, आप लोगों की नजर में आएंगे। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई इन माय फ्यूचर सर। प्लीज थैंक्स अ प्लीज। लॉट फॉर योर you are having the very great knowledge sir, and नहीं, ऐसा कुछ really it नहीं। is a Gain via fruitful for us sir. Spezieran. Yes. Gain via Spezieran. We can't understand your language. Sorry. Can Gain you via speak in English? Spezieran. Sorry. ये अंग्रेजी में बात करें शायद। I think that language is a different language. We don't understand.
ओके, सो कोई और दूसरा बंदा है जो पूछना चाहेगा जो सर उनको जी से? मदद कर सके, हाँ जी, ट्रांसलेट के लिए। जी जी जी। तो पहले तो सर अभी सवाल तो जवाब आ रहे हैं, और जी तो इन बिटवीन हम ऐसी बातें कंटिन्यू करेंगे सर। जैसे जी जी सर आपका कहना ये था कि खुद को बेचने आना चाहिए, आपको खुद को प्रोजेक्ट करने आना चाहिए, क्योंकि आप जी, प्रोडक्ट हो, और आपकी वैल्यू आपको ही क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है तो उसको क्रिएट करो खुद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, तो आपके पास डायरेक्शनल स्किल है तो आप खुद भी एक्टिंग कर सकते हो, वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में एज एक्टर भी जा सकते हो और असिस्टेंट डायरेक्टर भी जा सकते हो, तो जो पाथ है वो ओपन ही होगा जी बिल्कुल। इन एनी हाउ। और जरूरी नहीं, अगर जी आपके जहन में मान लीजिए अगर आपको एक्टर बनना है, अगर आपकी बात जहन में है, लेकिन अगर जी आपको ब्रेक मिलता है या एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, काहे कि किसी डायरेक्टर के थर्ड असिस्टेंट की, तो मैं तो जी ये कहूंगा कि आप वो भी करो। क्यों? कि जब भी आप किसी डायरेक्टर का तीसरा या चौथा असिस्टेंट भी अगर बन के जाते हो, तो जी सर। आपका वो काम देखते 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 कहीं वो डायरेक्टर देखो, और डायरेक्टर ऐसे नहीं होते जो खाली हाँ ठीक है भाई, ये तो कर रहा है ना, तो इतना ही कर, और उतना किया, वो अपने घर पे चला गया, एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद में तेरी कोई जरूरत, ऐसे नहीं होता। इस फिल्म इंडस्ट्री में या इस थिएटर इंडस्ट्री में हर शख्स की जरूरत होती है। ये मेरा तजुर्बा है, हर शख्स की जरूरत और होती जी जी है, जी क्योंकि जी। इसमें और ऐसा कोई नहीं कि जिसमें कुछ गुण ना हो, किसी भी चीज। किसी में डायरेक्शन के गुण हो सकते हैं, किसी में कैमरामैन के गुण हो सकते हैं, किसी में लिरिक राइटर के भी जो गीत संगीत करते हैं उनके भी गुण हो सकते हैं। और जी जी वो इंसान एक आध बार गलती से, मैं तो यूं कहूंगा कि गलती से वो चौथा असिस्टेंट बना है, लेकिन बट ही कैन बिकम अ वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर। तो ही हैज टू वेट फॉर दैट, है ना? किसी के चौथे बेटे बनकर जाओ, अगर आपको एक नंबर पे आना है तो शायद एक आध दिन ऐसा हो सकता है कि उस डायरेक्टर को आपने, जो उसने देखा है अभी इतने इतने दिनों से, 6-7 महीनों से या 8-10 महीनों से या साल भर में, तो वो आपको एक दिन कहेगा अभी यार एक 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 काम करो विकास, एक छोटा सा रोल है अपने फिल्म में, वो मेरे ख्याल से क्या तुम कर लो यार, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जब विकास ने अगर 1 साल 1.5 साल अगर उनको बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पे काम किया है, तो वो तो वही देख रहा है ना, जी कि जी जैसे जी अंधा जी मांग रहा है एक आंख और तुमको मिल रही है 4-4 आंख, तो आप तो ये कहोगे कि भाई ठीक है, ये मेरी फाइल वाइल ये सब इकट्ठा, लाओ चलो स्क्रिप्ट की फाइल दे दो मुझे। जी सर। तो जी सर। ये ऐसे ही होता है, ऐसा ये इंडस्ट्री है। सर जी जी, ये सर जो पहला सवाल था वो जो सर जी ने पूछा कि एक्टर का कंफ्यूजन होता है कि स्क्रिप्ट अच्छा है लेकिन कैरेक्टर अच्छा नहीं है, कैरेक्टर अच्छा है तो स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, तो जो आपके माध्यम से जो समझ में आ रहा है, तो ये सर ये उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यस, उतनी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बिफोर एडिंग द वर्ड ग्रेटफुल, एड द वर्ड यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स योर जी वे। जी जी आप तैयार रहिए, जो जो कोई मौका आता है, देखिए अब तक आप रुके थे काहे के लिए? कोई मौका आपकी तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ जब आया जी है तो उसको हासिल करना भैया, जी ले जी ले। जी अगर जी जी तुमको अगर ये भी कोई, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा है, आज तक आपने मान लीजिए 6-7 साल आपने थिएटर किया है, लेकिन अगर कोई आपका दोस्त अगर आपको ये सुझाव देता है, अरे भैया जी ये फला फला डायरेक्टर के पास उसको एक असिस्टेंट चाहिए उसको प्रोजेक्ट के लिए, जाओ, हो सकता है कि वो डायरेक्टर कल को आपका गॉडफादर बन जाए, एक अच्छा ब्रेक देने के लिए। जी जी जी। और मैं सर ये मैं इसी कहूंगा बात, कि हाँ, बोलिए 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 बोलिए, सॉरी नहीं नहीं सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं इसी नहीं नहीं, बात इट्स को ओके थोड़ा इट्स सा ओके। आगे लेके जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें हर्षद वारसी साहब बोल रहे थे कि मैं पहले इनिशियल स्टेज में जो सर्किट कैरेक्टर है उसको करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा कैरेक्टर है, साइड है, जी तो उसका करियर खराब हो जाएगा या फिर लोग टैबू आ जाएगा कि छोटा रोल जी है।
तो वो रोल ने तो फिल्म इंडस्ट्री की दशा और दिशा बदल दी, और हर्षद वारसी जी का तो नसीब ही खुल गया। तो ऐसी भी चीजें होती है। ये ऐसी ही चीजें होती हैं। देखो जी जी कि आपको कौन सा मौका कहाँ के कहाँ ले जा सकता है, ये आप ही नहीं जी बता जी सकते। जी जी मैं मैं मेरे खुद का एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं अभी उस डायरेक्टर का नाम नहीं बताऊंगा, ना ही मैं आपको उस जी प्रोड्यूसर का नाम बताऊंगा। हमारे मराठी फिल्म की ही है, मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं। दोस्त जी मतलब जी वो मेरे शिविरार्थी थे। वो हमारे पथनाट्य की रिहर्सल्स आके ऐसे बैठ के देखते थे। वो यहाँ कॉलेज में थे, शुरू में 11वीं बार। खैर मैं उनका नाम नहीं बताऊं। उन्होंने एक फिल्म की, जब भी वो ये हो गए एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश नहीं, लेकिन उन्होंने एक फिल्म की। पहली 2 फिल्में उन्होंने की, उसके पहले उन्होंने एक 2 शॉर्ट फिल्में की थी, फिर एक फिल्म उन्होंने की। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, सर, मुझे सर कहते, सच से सर कहते कि सर आप मेरी फिल्म में एक रोल कीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं करूंगा। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, किस्सा बताता हूँ। तो मैं उस वक्त थोड़ी सी कुछ मेरी तबीयत नरम गरम थी, तो मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा सेट। सेट पे मैं लेट पहुंचा। खैर उसका भी कोई सवाल नहीं था, मतलब लेट पहुंचने से कोई कुछ ताल्लुक नहीं था मेरा मेरा और रोल का। तो रोल उन्होंने मुझे पहले किसी मतलब उसके असिस्टेंट से, शूट वगैरह हुआ, सब हुआ, सब हुआ। 3-4 फ्रेम निकले मेरे सिर्फ। तो ठीक है, मैंने कहा भाई छोटा रोल है, 3-4 फ्रेम है, कम से कम मैं स्क्रीन पे तो दिखूंगा ना अपने आप को। जी जी तो मैंने वो किया। जब फिल्म के प्रीमियर को मैं गया, प्रीमियर को मैं गया, तो मेरे बच्चे थे साथ में, मेरा बेटा और मेरी बेटी थी। नहीं, मेरी बेटी थी, छोटी बेटी थी मेरे साथ। अब छोटी मतलब वो अच्छी खासी। तो मैंने पूरे फिल्म में मैंने देखा, वो 3 फ्रेम में से एक भी फ्रेम बची नहीं थी स्क्रीन जी पे, जी फाइनल स्क्रीनिंग। जी सर। जब प्रीमियर था, आज प्रीमियर और कल फिल्म रिलीज होने वाली है, मतलब थिएटर में लोग लोग देखने के लिए जाने वाले। मेरा मैं एक जो राई का दाना होता है ना, ज्याला आपण मराठीत मोहरीचा दाना म्हणतो, तो सुद्धा हाँ हाँ मोठा हाँ भासेल त्या पडद्यावर। पिक्चर संपला, फिल्म खत्म हुई, मेरी बेटी ने मुझसे, और फिर वो जो एंड में जो जो चलते हैं ना, टाइटल्स चलते हैं एंड में, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, पापा आप तो 2 दिन जा रहे थे ना शूटिंग पे, आपका कहाँ दिखा मुझे? मैंने कहा हम्म। तूने एंड में देखा क्या? एंड में कहा थे तुम? मैंने कहा टाइटल पे मेरा नाम है ना, मैंने कहा, सुरेश हम्म। गायकवाड़। यस। कहने का मतलब क्या है सर, कि तो मेरा हुआ, फ्रेम्स तो मेरे 2-3 निकले शूटिंग के, उस कैरेक्टर के, लेकिन फिल्म में एज अ कैरेक्टर में कहीं नहीं दिखा, सिर्फ मेरा नाम दिख रहा था। तो मौके ऐसे भी आते हैं, वो जी ठीक है, वो एडिटिंग में चला गया या कुछ लेंथ की वजह से हुआ कुछ, लेकिन इससे मैं कभी, मुझ में ऐसा कुछ ड्रॉबैक नहीं आया, मैं कभी नाराज नहीं हुआ। यानी जी जी मेरे करीबी, मेरे शिविरार्थी, मेरे दोस्त ने मुझे इतना ये कर शूट भी करा लिया। मैं 2 दिन लगातार मैं जाता था लोकेशन पे, सेट पे, करवा लिया, सब कुछ हुआ, एक शो के हो गए, या, और सब कुछ हुआ। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये मैंने कभी मेरे जहन में नहीं रखा। मैंने उसको पॉजिटिवली ऐसे लिया कि ठीक है, सुरेश गायकवाड़ वहां कैरेक्टर में नहीं दिखता स्क्रीन पे, नाम से तो दिखता है ना, ये क्या कम है? यस। जब लोगों को जब पता, हेलो। यस हाँ, मेरा एक सवाल है सर का। यस यस। हाँ,
सर, हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, बोलिए सर। यस। हाँ हाँ। तो सर, और एक मैं टेक्निकली सवाल पूछूंगा कि अगर आपको फ्रीडम दिया जाए डायरेक्टर की ओर से, तो आप इसमें से क्या चूज करना पसंद करोगे कैरेक्टर प्ले करने के लिए? मेथड एक्टिंग या इम्प्रोवाइजेशन? 1 सेकेंड। सुरेश सर, सर ये सवाल सुरेश सर के लिए है ना? सुरेश सर डिस्कनेक्ट हो गए शायद। हाँ, माइट भी वो डिस्कनेक्ट हुए हुए होंगे। रिकनेक्ट करने का देखिए उनको। जी जी जी। एक मिनट, मैं देखता हूँ उनको कॉल करके। हाँ, किरण सर, हाँ, बोलिए। अभी आपने अभी जो सवाल पूछा, तो मेरी हाँ पर्सनल राय एज एन एक्टर और एज एन हाँ न्यू हाँ। कमर, तो मैं ओके। प्रेफर प्रेफर करूंगा कि जो छूट दी हुई है, जो दो ऑप्शन है उसमें से मेथड एक्टिंग के अलावा जो मैं इम्प्रोवाइज करना चाहूंगा, जो मैं निखर कर बाहर आ सकूं, या फिर उस वो जो सीन है या फिर जो भी मेरा कैरेक्टर है, तो उसको मैं एंजॉय करने का प्रयास करूंगा। गुड। जी जी इम्प्रोवाइजेशन में एक ही दिक्कत है कि आपको वो कैरेक्टर के बारे में या फिर मोटा मोटी आपको लाइफ के बारे में थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए, तब आप इम्प्रोवाइजेशन करोगे, कि आपका ऑब्जर्वेशन ज्यादा होना चाहिए। जी अगर कोई जी। न्यू कमर आता है, मेरे हिसाब से मैं आंसर करूंगा कि अगर कोई न्यू कमर आता है तो उसने मेथड एक्टिंग के जरिए जाना चाहिए। बिकॉज अगर हम्म, कोई यंग एक्टर है जिसका 20 22 25 साल उम्र है, तो दुनिया ज्यादा देखी नहीं होती, उसको इम्प्रोवाइजेशन करने में उतना इनपुट नहीं मिलेगा जितना जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसने बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव देखे। एक हम सिनेरियो लेते कि 25 इयर्स का एक लड़का जिसको घर से फाइनेंशियली सपोर्ट है और जिसने कभी ये नहीं देखा है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी या जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं देखे, उतार चढ़ाव नहीं देखा है, और एक ऐसा 25 इयर्स का लड़का है जो जिसकी लाइफ अभी तक बहुत डिफिकल्ट है, स्ट्रगलिंग एक्टर है, तो वो शायद इम्प्रोवेशन अच्छी तरह से करे। तो ये मेरा टेक था। अभी अगर सुरेश सर ज्वाइन हो सके तो वो जी जी जी, उनका टेक आप सही बता। सही बात कर रहे हैं। जैसे मराठी में हम बोलते की जीवनातील जिवंत जागत्या अनुभवातून आपण हाँ शिकत जातो, नाही का? हाँ व्यावहारिक हाँ हाँ। जगातलं जगणं आणि पुस्तकातलं करेक्ट जगणं हे खूप वेगळं करेक्ट असतं। करेक्ट यस यस करेक्ट। यस, तो ये यही है कि लाइफ लेसन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और समांतर हमारा जो समाज है वो जैसे हमें घर में सिखाया जाता है, तो उससे वो बहुत परे परे है। और जसं मराठी में बोलते की व्यावहारिक जगातलं जगणं हे खूप जास्त डिफिकल्ट आहे, आणि ते तुम्हाला नाही म्हणायला म्हणजे नाही म्हणल्यावरती ते कशा पद्धतीने एक्सेप्ट करायचं, कोई अगर हमें ना हम्म। बोल रहा है, तो वो कैसे भी ऊपर एक्सेप्ट बैठा? करके आना चाहिए हमें। सुरेश सर ज्वाइन हो गए? सर जुड़ गए वापस हाँ लाइन। जी, हाँ जी। कुछ हो गया था, आपकी तरफ से हुआ था या फिर मेरी तरफ से हुआ था कुछ? अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। सॉरी। हाँ सर, तो मेरा सवाल था, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे मैं पूछने से हाँ जी, पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो क्षमा। जी, मैं तो क्षमा मैं प्रार्थी हूँ। ये हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर डायरेक्टर से आपको फ्रीडम दिया जाए एक्टिंग के हम्म लिए, हम्म हम्म। और आपको दो ऑप्शन है, अ, एक या तो मेथड एक्टिंग या तो इम्प्रोवाइजेशन, तो आपके हिसाब से यंग एक्टर को जो अभी शुरू कर रहा है उसको क्या चूज करना चाहिए? देखिए, अ, ये सवाल किसने पूछा है मुझसे, मतलब किरण भुजबल मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। किरण जी, ये आप थिएटर की बात कर रहे हैं या फिल्मों की बात कर नहीं, फिल्म फिल्म रहे फिल्म हैं? ओटीटी। देखो, मेथड एक्टिंग ये जो होती है बहुत बाद में आती है। इम्प्रोवाइजेशन पहले होना चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मेथड एक्टिंग समझ लेने के बाद में वो शुरू होती है। एक जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाता है थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली,
then it goes for method acting. Understand? शुरू में आपने नए स्टार्टर के लिए तो मैं ये कहूंगा कि इम्प्रोवाइजेशन इज द बेस्ट मेथड, दैट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन में आप एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरीके से उसको ये करते प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको दोहराते हैं। एम आई राइट? यस। कि जैसे एक शब्द होता है, तो वर्कशॉप में ये करते हैं, एक शब्द होता है हाँ। अब ये हाँ को तुम कितने तरीके से तुम बोल पाओ, ये वहां पर सिखाया जाता है। सो दैट इज इम्प्रोवाइजेशन। जब इम्प्रोवाइजेशन में जब परफेक्शन अचीव होता है, देन यू गो फॉर मेथड एक्टिंग। तो इम्प्रोवाइज एक किस्म का व्यायाम है, इट्स एन एक्सरसाइज। एंड मेथड एक्टिंग के लिए फिर आपको ये एक्सरसाइज इतनी मदद करती है कि मेथड एक्टिंग फिर आपको थोड़ी सी काफी हल्की फुल्की मतलब फिर लगने लगती। तब तक आप पुख्ता बन जाते हो, यू बिकम मेच्योर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ एन एक्टिंग, मेथड एक्टिंग through improvisation. So improvisation, I think, should be the first step of the ladder to go towards the method. ओके। राइट। तो इम्प्रोवाइजेशन में जैसे मैं ये इम्प्रोवाइजेशन की लेवल बोल रहा था कि स्क्रिप्ट है आपके पास, डायलॉग मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर दिया है आपको और ओके, वो हाँ, कैरेक्टर अच्छा को इम्प्रोवाइज कीजिए, अच्छा अच्छा, वो एंगल से मैं पूछना। ओके ओके, हाँ। तो नहीं, क्योंकि देखो, एक अगर कैरेक्टर दिया है आपको तो आप उस कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज करो। हाँ, तो करेक्ट। इम्प्रोवाइज का मतलब ये होता है कि उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से उसको देखना, करेक्ट। है ना। तो जब तक आप उसको वैसे आपकी दृष्टि तैयार नहीं होती ना, उसका आपका नजरिया वैसे जब तक तैयार नहीं होता, तो तब तक आप एक मेथड तक तो आप नहीं रीच कर सकते, मतलब आप नहीं पहुंच सकते ना। जब आप एक तय हो जाता है कि ओके इम्प्रोवाइजेशन, ये फला फला तरीके से मैं यहाँ तक ये कर सकता हूँ, और फिर देन यू गो फॉर मेथड एक्टिंग। सो दैट मेथड एक्टिंग अपलिफ्ट यू, वो आपको उठा लेती है। लेकिन सर वही बात आती है कि इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए भी लाइफ एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, जो आपने पहली बात कही थी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वही है कि जो वो मैच्योरिटी से आती है, या फिर आपके पास उतने लाइफ के एक्सपीरियंस होने चाहिए, या दोनों जरिए, ये दोनों तरीके हैं जी बिल्कुल इम्प्रोवाइजेशन। बिल्कुल 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 सही कहा आपने जी। और ये सारी बातें होने के लिए वही तो मैंने जैसे पहले कहा आपसे कि निरीक्षण शक्ति, श्रवण शक्ति और स्पीच तालाब की जो शक्ति है, आप अभी उसमें देखिए, अगर आप स्पीच कहेंगे या फिर वॉइस कहेंगे तो दो चार बातें उसमें भी आती है, और मैंने उससे लग के आती है, इससे वॉइस क्लैरिटी जिसको हम कहते हैं, वॉइस क्लैरिटी, कि आप जो भी बोलोगे आप क्लियर और अंडरस्टैंडेबल टोन में बोलोगे, वहां पर टोन भी बहुत बड़ा काम करता है। ये सारी बातें आपको स्पीच थेरेपी में सीखने को मिलती है, और ये थिएटर में, ये फिल्म आपको कभी नहीं सीखी। फिल्म में अगर एक्टिंग करना है तो आपको कम से कम 50% यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट विथ ऑल दिस थिंग। ये बात है। हाँ, इन वहां शॉर्ट आपके लिए भाषा के शुद्ध होना इज इम्पोर्टेंट। जो आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो वो बिल्कुल बिल्कुल व्याकरण के जरिए ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकली बहुत करेक्ट सारे होना लड़के चाहिए। अभी जैसे वो स्लैंग में बात करते हैं, हो जाएगा, कर जाएगा, जी तो वो एक बेसिक, मैं बहुत बार देखता हूँ एक्टर को कि बेसिक हिंदी भी नहीं आती आज के डेट में। जैसे मैं हिंदी सब्जेक्ट में ही काम करता हूँ, मैं हिंदी प्रोजेक्ट ही करता हूँ, जी तो बहुत जी बार ऐसा होता है कि शुद्ध हिंदी, और हमारे खास करके मराठी जो लोग हैं, उनको एक मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है कि उनकी हिंदी पहचान ली जाती है तुरंत जब वो एग्जैक्टली बात करते हैं। इवन मेरी एग्जैक्टली भी, मतलब मेरी भी हिंदी उतनी शुद्ध नहीं, क्योंकि मैं मराठी ही हूँ। तो मैंने हिंदी चुना करने के लिए क्योंकि मुझे वो फिर थोड़ा एक्साइटेड लगता है और चैलेंजिंग लगता है, हिंदी जी फिल्म जी इंडस्ट्री। तो जब मैं देखता हूँ कि बेसिक हिंदी भी, जो अभी इंस्टाग्राम के लड़के नए नए जो रोल करना चाहते हैं, तो उनको अगर जी स्क्रिप्ट दी तो वो हिंदी में पढ़ भी नहीं सकते, इतना प्रॉब्लम है आज के दिन।
नहीं, एक्चुअली कैसे होता है ना भुजबल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं भी टीचर हूँ। मुझे इंग्लिश तो मेरा सब्जेक्ट ही मतलब रहा, बिकॉज आई एम कॉन्वेंट का स्टूडेंट। लेकिन जहां मैं बम्बई में, जहां मैं रहा, जहां मेरी पैदाइश, जहां मैं पला बढ़ा, वो एरिया ही ऐसा था कि वहां मुझे मेरे इर्द गिर्द जो रहने वाले थे और जिनमें मैं खेला पला बढ़ा, वहां हर किस्म की हिंदी, हर किस्म की मराठी, हर किस्म की मालवनी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, ये सारी भाषाएं मतलब बोल ली जाती थी। देखो, मैं एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊं कि आप जैसे क्या करूंगा, आएगा, जाएगा, ये भी एक लिहाज है, हिंदी का ही एक लिहाज है। अगर वो आप कैरेक्टर के लिए सही है, अगर वो कैरेक्टर हाँ, बम्बई बेस है तो वो यस, सही है। यस, नहीं, हाँ नहीं, नहीं, अगर वो कैरेक्टर की डिमांड है, बम्बई डिमांड होनी चाहिए हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट वो आपको जलगांव में भी हो सकती है, वो आपको नागपुर में भी हो सकती है, करेक्ट तो करेक्ट। समझ में। लेकिन अगर वो डिमांड वो कैरेक्टर की है, और अगर वो लैंग्वेज के तहत अगर आप उस तक पहुंचते हो, तो फिर आप पहुंच गए प्रेक्षक, फिर आप उनके प्यारे बन सर बेसिकली जो लैंग्वेज गए। होता है वो लैंग्वेज, सर जो लैंग्वेज होता है, मुझे पूछना है आपसे कि उसका जो मेन इसेंस रहता है वो रहता है कि कम्युनिकेशन, तो हाँ, लोगों के तक पहुंचना एनी हाउ। तो हाँ, भाषा ये जो है ये आइदर ये शुद्ध भी नहीं होती और अशुद्ध भी नहीं होती। हाँ, भाषा भाषा जैसे होती है, हाँ, भाषा 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 होती है होती है। क्योंकि वो रॉ है। और असल भाषा, अशुद्ध भाषा ही असल भाषा होती है। हाँ, क्यों? कि उसी में से, उसी के कोख से पैदाइश हुई शुद्ध भाषा। जी जी। ये अगर आप देखिए, एक दो मिसालें दूंगा आपको, सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है, एक मराठी की और एक हिंदी की। भुजबल साहब, आप मुझे सुन रहे हैं ना? हाँ, हाँ हाँ, सुन रहा हाँ जी। आता बघा, मराठीत आपण आपण म्हणतो, आता आता जी मी मराठी बोलतो तुमच्याशी, ती पुणेरी मराठी समजाच, ओके? हूँ। कारण की मी न करेक्ट। नळातला आणि न बाणातल्या नो नो। फरकाने बोलतोय। हम्म। अगर आप हिंदी के जानकार या शिक्षक हो, तो आप ये नहीं करोगे कि आप अपनी स्क्रिप्ट मुंशी प्रेमचंद जी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भाषा में नहीं बना सकते। और अगर करेक्ट। आपने बना दी, तो वो बन जाएगी अवधि स्क्रिप्ट। हम्म। अवधि के अवधि के लिहाज में अगर आपने डायलॉग, ओके, तो मैं पहले तो मुझे लगता है कि यहीं पे हम अपना वर्कशॉप खत्म कर देते हैं और कंक्लूड 9 करते बज हैं। गए हैं। ओके, सो मैं थैंक यू कहता हूँ कि जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और सॉरी कि हमारी तरफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। ये अगर हमारा अगर जो हो, सेशन है। हाँ जी। अगर किसी का कोई, अगर एक आध कोई सवाल हो तो ले लीजिए आप, वैसे ओके। कुछ। या अगर आप आपका अगर क्या वक्त हो चुका होगा तो खैर कोई बात नहीं। हाँ, चलिए, तो हम क्या करते हैं कि यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा वर्कशॉप। और नेक्स्ट किसी को सेशन अगर के लिए सवाल रखते हैं कुछ है क्वेश्चन। तो मैं सुरेश गायकवाड़ जी का नंबर में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और आप उससे उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो सुमित मैं सर, सबको थैंक यू कहता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, कहिए। मैं सर मेरा एक सजेशन था कि जो अभी हाँ। इस प्लेटफॉर्म में जो एक्टर है, तो अगर हम्म। उनको अपॉर्चुनिटी मिली उनकी एक्टिंग प्रेजेंट करने के लिए, अब मानो आप जैसे सुरेश जी है और उनके सामने मेरे जैसे एक्टर है, तो वो अपनी एक्टिंग प्रेजेंट कर सकते, तो वो हाँ, देख के भी वो हमें कुछ गाइड कर सकते थे। ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बिल्कुल, मजा बिल्कुल, मजा आ जाएगा। और जी एक उनको बिल्कुल। फिजिकली देखने में भी मजा आएगा, और वो एक्चुअल क्या कमियां हैं, क्या कर सकते हैं इसमें इम्प्रोवाइज, जी, बिल्कुल। बॉडी टोन, टेक्सचर जो भी है वो, ऐसा कुछ हो सकता है ये सर। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? अगर अगर आप सुमित रानवरे जी ने अगर वो, अगर इसमें थोड़ा सा ये किया, मतलब इंटरेस्ट अगर लिया, तो एक आध वर्कशॉप आप पूना में कंडक्ट कीजिए, बुलाइए जितने भी लोग इंटरेस्टेड है उसमें। तो कैसे होगा, पर्सनल यानी फेस टू फेस एक आधे वर्कशॉप में या एक्टिंग वर्कशॉप में वहां पर, जैसे कि हम बाकी और जगहों पर जहाँ मैं जाता हूँ, और एक्टिंग और हाँ डायरेक्शन, ये दोनों पे जैसे हम लोग जब बात करते हैं, फिर वो चाहे थिएटर हो चाहे फिल्म हो, एक्टिंग एक्टिंग इज एक्टिंग एंड एक्टर इज एन एक्टर। तो वो एक एक्टिंग वर्कशॉप आप ले लीजिए, पर्सनली हम लोग वहाँ वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, और उसमें बहुत सारी बातें या जो जो प्रश्न होंगे,
इसके कुछ सवालात होंगे, तो वहां पर काफी से ये हो सकते हैं, सुलझ सकते हैं। काफी उसके जवाब भी वहां पर एक दूसरे से क्या करते हैं कि अपना कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन में उसमें से एक दूसरे को मिल सकते हैं। मैं भी कुछ सीख पाऊंगा आप लोगों से, कुछ जो जो भी मतलब जो नए कलाकार है वो। तो ये ऐसे दोनों बातें हो सकती हैं। अगर अगर सुमित जी ने अगर 5 मिनट्स प्रोडक्शन के अगर चाहा तो जी आप सब बिल्कुल, लोगों ने हम कोशिश करेंगे कि ऐसे पर्सन टू पर्सन आमने सामने मिलके बहुत सारी एक्टिंग की, फिल्म मेकिंग की बातें हो और लोगों को सीखने को मिले। तो ऐसा एक कार्यक्रम, इवेंट हम जरूर कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज करने की। जी और आप जैसे लोग अगर साथ रहे तो हम बहुत कुछ अच्छे इवेंट्स कर सकते हैं हमारी फिल्म कम्युनिटी के लिए। तो मुझे लगता है विकास आप कुछ परफॉर्म करके दिखाना चाहते थे, या बताइए सुरेश सर बताइए से, बताइए 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 या बताइए। आप, आपका अभी अभी रिक्वेस्ट ये अभी था सर। कि, हाँ हाँ हाँ, कीजिए कीजिए। हाँ, क्या अर्ज वो है? क्या था वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या सवाल था आपका? नहीं मैं हाँ सेम ऐसा ही सेशन हम फ्यूचर में कर सकते हैं क्या, जैसे कि मैं अभी अच्छा, एक्टिंग कर रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, और जैसे कि हाँ अभी हमारे पास सुरेश जी है, तो वो मुझे देख रहे हैं और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या अच्छे गुण है, हाँ उसमें क्या इम्प्रोवाइज करना चाहिए। तो ये जो फिजिकली आंखों से देखना है, हम उनका हाँ हाँ मार्गदर्शन, सजेशन, या फिर जो हाँ उनका अनुभव है, वो बातों के द्वारा तो ले रहे, लेकिन एक्चुअल में सर हमें देख के वो बता भी सकते हैं। तो ऐसे में पूछ रहा था। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जरूर हो सकता है आपका काम देख के। और विकास जी, हाँ अगर आपको यहाँ परफॉर्म करना है तो आप कर सकते हो परफॉर्म। इतने आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। अब मैं एक डायलॉग बोल सकता हूँ सर। हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी, बोल दीजिए। अभी एक्टिंग तो इतना नहीं करता, लेकिन मैं एक डायलॉग जरूर सर बोलना चाहूंगा। नट बोलिए। सम्राट फिल्म का डायलॉग है। जी। तो पेश करता हूँ आपकी खिदमत में नट सम्राट फिल्म का एक डायलॉग। हम्म। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. जगावं की मरावं हा एकच सवाल आहे. या दुनियेच्या उकिरड्यावरती खरकाट्या पत्रावळीचा तुकडा होऊन जगावं, बेशरम, लाचार, आनंदाने, की फेकून द्यावं हे देहाचं लक्तर त्या भिजलेल्या जाणीवांच्या यातनांसह मृत्यूच्या काळाशार डोहात, आणि शेवट करावा सर्वांचा, माझा, तुझा आणि त्याचाही. मग ह्या मृत्यूच्या महासर्पाने जीवनाला असा डंक मारावा की नंतर येणाऱ्या निद्रेला नसावा जागृतीचा किनारा कधीही. पण पुन्हा स्वप्न पडलं तर इथेच मेघ आहे. नव्या स्वप्नांच्या प्रदेशामध्ये प्रवेश करण्याचा धीर होत नाही. म्हणून सहन करतो आम्ही जुनं जागपण, सहन करतो अस्तित्वाच्या गाभाऱ्यात चाललेली सत्वाची विटंबना. सहन करतो आम्ही, सहन करतो आम्ही प्रेताच्या निर्जीवपणाने अभिमानावर होणारे बलात्कार. सहन करतो आम्ही, आणि अखेर अखेर करुणेचा कोटोरा घेऊन हे परमेश्वरा, आम्ही उभं राहतो आमच्याच मारेकऱ्यांच्या दाराशी. हे विधात्या, तू एवढा कठोर झालास, ज्याने आम्हाला जन्म दिला ते आम्हाला विसरले, आणि ज्याने आम्हाला जन्म दिला तेही आम्हाला विसरले. मग ह्या विस्कटलेल्या हाडांचे सापळे घेऊन हे करुणाकारा, आम्ही थेरड्यांनी कोणाच्या पायावरती डोकं आदळायचं, कोणाच्या पायावरती डोकं आदळायचं, कोणाच्या पायावरती डोकं आदळायचं. वाह, वेरी नाइस, वेरी वेरी हाँ गुड। जी, बहुत अच्छे विकास जी। थँक्यू सर. सर हे असं चांगलं म्हणजे झालं. अशा पद्धतीचं मी म्हणत होतं, म्हणजे मोनोलॉग वगैरे सरांचं हो हो, मार्गदर्शन मिळालं, फ्युचर मध्ये एखादा असा सेशन झाला तर. नाही करू ना, तुम्ही एखादं असं वर्कशॉप ऑर्गनाईज करा। करू. सुमित सर. हो हो, खूप छान केलं, आवडलं मला. थँक्यू हे केल्याबद्दल. कारण चार अरे वा. चांद लग गए हमारे वर्कशॉप में. अजून लोग और लोग लगेंगे ना, वो थोड़ा सा इंस्पायर हो 7 आणि जाएंगे. 8 तासात। और हाँ। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा परफॉर्मेंस इंक्लूड रहे अगले वर्कशॉप में, सो दैट इट विल बी हम्म. मोर इंस्पायरिंग फॉर अदर्स एज वेल. तो मुझे लगता है कि काफी लोग अभी कम हो गए हैं, लेकिन फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विकास जी और विक्ट्री बॉयज को कि कुछ सवाल होगी तो आप पूछ सकते हैं, और हम 5-10 मिनट अगर आप चाहो तो हम बातें कंटिन्यू कर सकते हैं.
नहीं तो अगर सवाल नहीं होंगे तो हम इस वर्कशॉप को यही रोक देंगे। डन सर, डन। विक्टरी बॉयज जो है मुझे लगता है वो आंध्रा से है, आंध्र प्रदेश से है। तो आपका कुछ होगा सवाल तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं अब सुरेश जी से पूछना चाहूंगा कि चलो तो आज बहुत सारी चीजें हमने जान ली एक्टिंग के बारे में। आपके कुछ लास्ट मोटिवेशनल वर्ड्स कुछ है हमारे लिए कि एक्टिंग के बारे में, कि जो हमको याद रहे, या मतलब जैसे हम कभी डिस्करेज ना हो, या क्या चीजें, एक एक दो चीजें ही बता दो जिनको हमको मतलब याद रहेंगी, सम ये मोटिवेशनल हमें वर्ड्स। हमेशा याद रखनी चाहिए, हाँ एज एन एक्टर जी, आपको हमेशा याद रखना। इंस्पायरिंग कुछ ऐसा कि आपके लास्ट अंतिम विचार क्या है एक्टिंग के बारे में, जो हमको याद रहे, जो कुछ लेसन, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन। कि जैसे कि मैंने कहा, तुम मतलब अपने सारे दर्शकों से, तो फिर से एक बार मैं वही कहता हूं कि जो भी मौका मिले बतौर एक्टर, अगर आपको कुछ भी मौका आपके पास आता है तो उसे ना छोड़िए, उसे हासिल करो किसी भी हालत में। उसको हासिल कर लो और उस मौके को, उसका कहते हैं ना कि उसको तुम परिवर्तित करने की कोशिश करो, कि उसका सोना बने। हो सकता है वो एक मौका आपकी जिंदगी को बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। दूसरी बात, शिद्दत से काम करो, जो भी करो आप शिद्दत से करो। यू शुड बी वेरी मच पैशनेट अबाउट योर वर्क। और रही बात आपको सक्सेस मिलने की, तो सक्सेस, अगर ये दो तीन गुण अगर आपने आप में लिए, सक्सेस कुछ ज्यादा दूर नहीं है आपसे। ये मेरे वर्ड्स हैं, यू टेक इट फ्रॉम मी। सपने तो देखने चाहिए, हर युवक हर युवती ने सपने देखने चाहिए। फिर चाहे किसी भी चीज के हो, चाहे अभिनेता, अभिनेत्री, या किसी भी चीज के बनने के बारे में आपने सपने देखे। तो इस बात से मुझे एक शेर याद आया, तो मैं जाते जाते वो सिर्फ शेर आपको कहता हूँ, उसमें बहुत कुछ आ जाएगा। कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू। बहुत अच्छा सुरेश जी ने हमें बताया कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मुझे लगता है अभी 9:20 हो गए हैं, तो इसका रिकॉर्डिंग जल्दी ही यूट्यूब पे आ जाएगा। तो मैं 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और लिंक उसका शेयर कर दूंगा। तो 9:20 हो गए हैं। मैं फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहता हूँ कि सुरेश जी को, जिन्होंने कीमती वक्त निकाला हमारे हमारे लिए। और विकास जी को भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया एंकरिंग का काम। तो हम ऐसे ही वर्कशॉप आगे भी ऑर्गेनाइज करेंगे, और हमारी फाइव बर्ड्स की टीम ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे। तो चलिए हम अभी इस वर्कशॉप को यहीं रोक देते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग। और मैं अभी ये हमारी मीटिंग यहीं पे खत्म करता हूँ, एंड करता हूँ। ठीक है। जी, मैं भी आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का, आपसे मेरे विचारों को आदान प्रदान करने का मौका दिया। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। और आपको बहुत बहुत शुभेच्छा मैं आप लोगों को देता हूँ। सारे नए कलाकारों को भी, जो अभी आने वाले हैं इसमें, जो जो प्रतीक्षा में है, उनको भी मेरी बहुत सारी शुभेच्छाएं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।